brought to you by Biz Analyst. कुछ पत्रकारों के व्हाट्सएप के इनबॉक्स में एक पीपीटी आती है और नए सिरे से सुर्खियां बनने लगती हैं। फिर प्रकारांतर से खंडन आते हैं कि जिन 85 स्लाइड्स की बात हो रही है, कांग्रेस के इकबाल को बुलंद करने की बुनियाद उनके जरिए नहीं रची गई है। आख्यान तो और बड़ा है। तो कहीं से खंडन, कहीं से मंडन, यह सब चल रहा है कांग्रेस के खेमे में। राहुल गांधी से प्रशांत किशोर के बारे में पूछा गया तो उनकी टिप्पणी क्या थी और इस चर्चा में नरेंद्र मोदी कहां से आ गए। और इसके बाद नक्शे पर कांग्रेस के राज्यों के प्रदर्शन के बाद गुजरात दाखिल होता है और बातचीत शुरू हो जाती है कि किस नेता को अपने पाले में करने के लिए किसको तैनात किया गया है। क्यों खफा हैं हार्दिक पटेल। बीजेपी की मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने पहले ही वाक्य में क्या चेतावनी दी अपनी पार्टी के राज्य के नेताओं को, और आम आदमी पार्टी बुलबुला है या असल में ज़मीन पर उनका मिशन नज़र आ रहा है, और ये मिशन 2022 का है या योजना कुछ और है। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज के नेता नगरी में, जहां विस्तार से बात करेंगे कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच चल रही चर्चाओं की, अंदर खाने की खबरों की, और गुजरात में तमाम पार्टियों की दावेदारी की। तो आइए शुरू करते हैं लल्लन टॉप का ये वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी। आज बात एक शेर से शुरू होगी। आस उस डर से छूटती ही नहीं, आस उस डर से छूटती ही नहीं, जाके देखा न जाके देख लिया। प्रशांत किशोर और कांग्रेस का कुछ ऐसा ही हाल हो रखा है। मुकाम है, चलता रहता है। कभी रुसवाई की खबरें आती हैं और कभी नए सिरे से मेल मिलाप की खबरें आती हैं। बीते कुछ घंटों से लगातार खबरें आ रही हैं, कुछ दिनों से, कि एक अद्भुत किस्म की पीपीटी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जिसमें कांग्रेस के कायाकल्प का ब्लूप्रिंट है। उस प्रेजेंटेशन को बाकायदा लंबे विमर्श के बीच में पेश किया जा रहा है कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के सामने, गांधी परिवार की सहमति से। प्रशांत किशोर के खेमे के लोग कहते हैं कि यह आखिरी प्रयास है रणनीतिकार की तरफ से कांग्रेस को समझाने का कि यदि आप मुझे खुद में शामिल करना चाहते हैं तो फकत कुछ चुनावों में जीत की स्ट्रेटजी बनाने तक सीमित मत रखिए, पूरी ओवरहॉलिंग के लिए तैयार होइए, और उसके लिए आपको मुझे शक्तियां देनी पड़ेंगी, शक्तियां भी देनी पड़ेंगी और फैसलों में आस्था भी रखनी पड़ेगी। वहीं कांग्रेस खेमे के लोग कह रहे हैं कि जो छणे रुष्टा छणे तुष्टा वाले मोड में रहता हो, कभी जो नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती की कस्में खाता रहा हो, फिर नीतीश कुमार के बगलगीर रहा हो, और जो लगातार अपने नेताओं को अलग अलग ढंग से चुनता, संवारता और फिर छोड़ता रहा हो, खुद अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए उसके कहे पर कितना एतबार किया जाए। और इन सब के बीच यक्ष प्रश्न ये है कि क्या कांग्रेस पर गांधी परिवार अपनी पकड़ कमजोर होने देगा? क्या वो इस सत्य को, जो सबको नंगी आंखों से नजर आ रहा है, स्वीकार कर पाएगा कि उनकी सदारत में कांग्रेस पिछले 10-15 साल में लगातार, खासतौर पर 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद, कमजोर होती जा रही है। उनके नेतृत्व का करिश्मा, उनकी विनेबिलिटी की जो फैक्टर है, जो पार्टी को साथ में रखता था, वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। इन सब पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। उस लीक हुई या लीक की गई पीपीटी पर भी बात करेंगे जो मीडिया के लोगों तक भी पहुंची और जिस पर टीवी के संपादकों ने शोज भी किए। हमारे साथ इस पूरी बातचीत में जुड़ेंगे 3 मेहमान जो लगातार कांग्रेस की पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा कांग्रेस को इनसाइड आउट जानने वाले चंद लोगों में से एक, और सोनिया गांधी की बायोग्राफी, 24 अकबर रोड जैसी कांग्रेस पर किताब, प्रधानमंत्रियों पर, सिंधिया परिवार पर, ऐसी कई नामचीन किताबें, और बॉलीवुड के सितारे जो पॉलिटिक्स में आए उन पर भी किताब लिखने वाले स्तंभकार और पत्रकार राशिद किदवई जी से बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से नेता नगरी में। धन्यवाद सर। हमारे दूसरे मेहमान हैं इंडिया टुडे मैगजीन से जुड़े हमारे साथी कौशिक डेका। कौशिक, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से नेता नगरी में। धन्यवाद सौरभ, और जन्मदिन मुबारक हो।
थैंक यू। और इससे पहले कि दर्शक कंफ्यूज हों, ये एपिसोड 22 अप्रैल को रिकॉर्ड होता है और 23 अप्रैल को ये रिलीज होगा, तो कौशिक की बधाई 22 अप्रैल के वास्ते है। खैर, मुद्दे पर लौटते हैं। तीसरे मेहमान हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई। हैप्पी बर्थडे। आप जियो, क्या है हिंदी का गाना? आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। कितने साल के हो गए सौरभ? 18, 21, 40, 50, 60, 75। सर, जिस साल इंडिया अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप लेके आया था उसी साल हम भी दुनिया में आए थे। अच्छा, यू आर 40 रनिंग। हमारे मराठी में कहते हैं जब आप 39 हो गए हैं, इसका मतलब है आपकी 40 रनिंग शुरू हुई है। क्या कर रहे हो बर्थडे के लिए? ये प्रोग्राम करके छोड़िए, कुछ और करिए। नेता नगरी तो होता रहेगा। आपका बर्थडे छुट्टी लेनी चाहिए थी आपने। नहीं सर, बर्थडे के दिन कुछ अतिरिक्त काम। सुबह एक वरिष्ठ नेता से मिला, अरे बाप रे, और ये जाना कि उनकी और तमाम वरिष्ठ नेताओं की जब पार्टी के आला कमान से चर्चा हुई तो किसके कैसे झगड़े हुए, जिसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद एक किताब वाला रिकॉर्ड किया। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल रहे विनोद राय, उनकी क्रिकेट पर किताब आई है, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन। तो उस किताब पर उनके साथ चर्चा की और अब आप लोगों के साथ चर्चा में मशगूल हूं। बहुत मेहनती हो, हमारी तरह नहीं हो। हम पहले बर्थडे के दिन सुबह सुबह कुछ मीठा खाते हैं, उसके बाद रेस्ट करते हैं, फिर अगर शो हो तो करते हैं। लेकिन आपके तरह हम नौजवान नहीं है, इसलिए हम ये बाकी चीजें नहीं करते जो आप करते हैं। ये ठीक है। राजदीप जी अपने मुंह से खुद को बूढ़ा कह लें, ठीक है। बिल्कुल। कोई दूसरा इनकी वयोवृद्धता पर टिप्पणी करे तो देखिए, बर्थडे है, एंजॉय योर बर्थडे सौरभ। थैंक यू। और मुझे बहुत अच्छा इनकी लगा वाइफ इनकी वाइफ इनके लिए पार्टी दे रही है। दर्शकों, चीख के सबको स्कीम बता दीजिए आप। बता दीजिए। सौरभ पार्टी कर रहे हैं लल्लन टॉप के सक्सेस के लिए, खुद के बर्थडे के लिए। नेता जो करते हैं, आपके पोस्टर नहीं लगे कहीं? नेताओं के पोस्टर लगते हैं, जन्मदिन की बधाइयां। महाराष्ट्र में अब तो जब भी जहां मैं मुंबई में जाता हूं, केवल नेताओं के पोस्टर होते हैं, जन्मदिन की बधाई। आप भी लगा दीजिए एक दो। प्रमोशन का जमाना है, मार्केटिंग का जमाना है, कर दीजिए। इतने हफ्तों का काउंटर अटैक निपटा रहे हैं एक साथ राजदीप सरदेसाई। चलिए आगे बढ़ाते हैं नेता नगरी को। बात शुरू करते हैं कांग्रेस की ओवरहॉलिंग के प्रशांत किशोर प्लान पर, प्रशांत किशोर की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर और कांग्रेस के अलग अलग खेमों के प्रतिरोध और स्वागत पर। पहली टिप्पणी राशिद किदवई आपकी। ये देखिए, कांग्रेस का बुरा हाल है। चुनाव में भी, जनता के बीच में भी कुछ करने का, खासतौर से 10 मार्च के बाद में, मतलब से कहते हैं ना, पानी सर से ऊंचा बहने लग गया था, तो कुछ ना कुछ करना था। गांधी परिवार की समस्या ये थी कि कोई भी, जो चाहे वो G23 हो या कांग्रेस के दूसरे नेता हो, कोई भी ये उनमें एक नैतिक साहस नहीं था कि कहे कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। कि नेहरू परिवार का जो वर्चस्व था, ये जनता के बीच में पकड़ थी, वो कमजोर हो गई है। ये जो आज बात हो रही है, तमाम चीजें, तो इसमें हर तरह की टिप्पणी की जा सकती है। मेरा अपना मानना यह है कि गांधी परिवार ने प्रशांत किशोर को चुन लिया है एक काम के लिए, और वो काम करेंगे। और कांग्रेस जो है उसके लिए तैयार है। बाकी सब खाना पूर्ति है, समय दिया जा रहा है दोनों पक्षों को, क्योंकि गांधी परिवार के एक आध सदस्य देश से बाहर है, वो भी वापस आ जाए। नाम लेके, राशिद जी हमेशा नाम लेके बात किया करिए। कहा करिए कि राहुल गांधी देश के बाहर हैं इस इंपॉर्टेंट मीटिंग के दौरान। आप तो इतना सर जानते हैं, थोड़ा खुल के बात हो। लेकिन कह के गए नहीं, लेकिन सौरभ, जो आपने सारी मीटिंग का वो दिया है, पहली मीटिंग में ही राहुल गांधी ने कहा था किसी वेणुगोपाल से के नाम जोड़ दो कि आज वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। फिर प्रशांत किशोर ने कहा नहीं, अभी इंतजार करिए, अभी रुकिए, अभी हम थोड़ा और विचार विमर्श कर ले। फिर तमाम एक लिखी हुई स्क्रिप्ट है। राजदीप सरदेसाई हमारे बीच में, उसको ज्यादा विस्तार से प्रकाश करेंगे। देखिए, इट्स अ गुड स्टोरी दैट इज सेलिंग वेल। मीडिया में भी तमाम हर फोरम के ऊपर उसकी चर्चा हो रही है। कांग्रेस में हर आदमी को एक फील गुड का एहसास हो रहा है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, अगर क्रिकेट की परिभाषा करें, कल जैसे उन्होंने एक मैच जिताया था, उस रूप में प्रशांत किशोर आ रहे हैं। किस क्रम पे बल्लेबाजी करेंगे, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। वो कांग्रेस में कॉमन सेंस लेके आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू गांधी परिवार का ना हो, राहुल गांधी लोकसभा में कांग्रेस का नेतृत्व संभाले, प्रधानमंत्री पद का कांग्रेस जो है वो कांग्रेस से बाहर, मतलब जो जिसे हम कहते हैं नॉन एनडीए पार्टी, उसका कोई नेता देखे, अपना नेता ना थोपे। इस तरह की बातें जो होती हैं, जो कड़वी दवाई होती है, वो प्रशांत किशोर साफ बात कहेंगे। ये बताइए, और कांग्रेस, ये बताइए कि प्रियंका गांधी ज्यादा इच्छुक हैं कि प्रशांत किशोर आए और सब संभाले, कि राहुल गांधी भी इतने इच्छुक हैं? क्योंकि चर्चा ये भी चल रही है कि
इस पर भाई बहन एकमत नहीं है कि प्रशांत किशोर को कितनी शक्तियां दी जाएं, क्या प्रॉमिस किए जाएं? देखिए, मेरा लोगों से यही निवेदन रहता है कि ये कठपुतली का खेल ना देखें, सब समझें। देखिए, सोनिया गांधी बहुत नपातुला समय देती है लोगों को, 20 घंटे, 22 घंटे, 25 घंटे की, अगर अलग अलग दिनों में, मतलब कुल मिला के अगर कोई मंत्रणा हो रही है, मुख्यमंत्रियों को बुलाया जा रहा है, तमाम बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है, ये खानापुरी के लिए नहीं है। प्रशांत किशोर की अपनी मजबूरियां होंगी कि वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की मजबूरियां बहुत ज्यादा है। जिससे मैंने कहा, ये महेंद्र धोनी मूवमेंट है कांग्रेस के लिए कि अगर प्रशांत किशोर नहीं आए तो क्या करेगी कांग्रेस। देखिए, G23 बिल्कुल हाशिए पे चला गया, कोई बात नहीं कर रहा। हर आदमी जो है उसको एक फील गुड का एहसास हो रहा है, और कम से कम ये सिलसिला 24 तक चलेगा। तो इस तरह की बातें हैं जिसको लेके मतलब कांग्रेस में मुझे लगता है कोई दो राय नहीं है। लोग कहने के लिए कह रहे हैं, जब हमने तो ये कहा था, हमने पंचमढ़ी में ये कहा था, हमने इस एंटोनी रिपोर्ट में कहा था, लेकिन उन सबका कोई माने नहीं है, क्योंकि वो रिपोर्ट आप देखिए तो वो मतलब अब क्या बताऊं, लफाजी और झूठ का पलिंदा रहता था। हर तरह की बात उसमें कह देते थे। प्रशांत किशोर का देखिए यूएसपी क्या है कि वो साफ बात कहते हैं। वो चले ना चले वो दूसरी बात है, कई जगह कामयाब हुए, कई जगह नहीं कामयाब हुए, लेकिन बात कहने का उन्हें ढंग आता है, और इसी वजह से कांग्रेस उनको महत्व दे रही है। नेहरू गांधी परिवार उनके कंधे से बहुत सारी शिकार करेगी। आप आने वाले समय में आपको पता चलेगा, लॉन्ग रन में मुझे लगता है प्रशांत किशोर को लाभ होगा। कौशिक डेका, आपका ओपनिंग रिमार्क, क्या जानकारी है आपके पास इस प्रकरण पे? किस तरह के अलग अलग खेमे ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत कर रहे हैं? खेमे कितने भी हो कांग्रेस में, लेकिन जो कांग्रेस की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फैमिली में ही रहते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, इन तीनों के अलावा फाइनल डिसीजंस कोई नहीं लेते। और कांग्रेस में सलाहकार भी ऐसे नहीं होते कि कोई असर्टिव होकर सलाह दे। जो किदवाई साहब ने कहा है कि प्रशांत किशोर का जो यूएसपी है ये है कि वो पार्टी में अभी है नहीं, तो राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी उनके बॉस नहीं है, तो इसलिए वो कोई भी कड़वी बात सीधा मुंह बोल सकते हैं। उनके पीपीटी में ऐसा कोई बात नहीं है जो ऑलरेडी कांग्रेस के लीडर्स को या गांधी फैमिली को या किसी भी पत्रकार को या किसी भी पॉलिटिक्स को समझने वाले लोगों को पता नहीं है। लेकिन वो एक सारे चीजों को एक पीपीटी के तौर पे प्रेजेंट किया है कांग्रेस के सामने। कौशिक, आप ये 85 स्लाइड वाली पीपीटी की बात कर रहे हैं या वो जो लगभग 600 स्लाइड वाली पीपीटी है जिसके बारे में प्रशांत किशोर कहने का दावा है कि इसको तो पेगासस भी नहीं भेज पाएगा? सारे पीपीटी में बात जो जिस्ट है एक ही है, और ये है कांग्रेस को एक कड़वी मेडिसिन लेना है, लीडरशिप से लेके ग्रास रूट पॉलिटिक्स तक, नैरेटिव से लेके कम्युनिकेशन से लेके जो जो प्रॉब्लम आप, मैं और कोई भी डिस्कस करते हैं वो सब कुछ है। लेकिन बात यह है कि ये मेडिसिन अभी पेशेंट को अप्लाई करना है। जब ये अप्लाई करने की बात आते हैं हर बार, इससे पहले भी कांग्रेस ने अंदरूनी कमेटी भी बनाए, कांग्रेस तो माहिर है कमेटी बनाने में, लेकिन मेडिसिन का सजेशंस हो जाते हैं, प्रेस्क्रिप्शन लिखा जाता है, लेकिन दवाई खरीदने कोई नहीं जाता है, खरीद ही नहीं लेते। दवाई मरीज को देने की तो बाद में देखा जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस जहां से शुरू होते हैं वहीं पे है। अब बात यह है कि प्रशांत किशोर कितना सक्सेसफुल होंगे कि इसको एग्जीक्यूट कराने में। एग्जीक्यूट कराने के दो तरीके हैं, या तो बाहर रह के आउटसोर्स जो सिस्टम है उनका एज ए कंसल्टेंट करा पाएंगे, क्योंकि बाकी पार्टी और कांग्रेस में डिफरेंस है। कांग्रेस, आप जितना भी कांग्रेस को हम गाली दे, कुछ भी करे, कांग्रेस में मेरे हिसाब से एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी है और उसके बाद डिसीजन नहीं लेते। टॉप ऑर्डर बिल्कुल डिसीजन नहीं लेते और नीचे जरूरत से ज्यादा डेमोक्रेसी है, तो इसके वजह से स्टेगनेंसी है। बाकी पार्टी में आप देखेंगे तो एक नेता होते हैं जो सारे डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए प्रशांत किशोर का अब तक का जो एक्सपीरियंस है वहां पे वो एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं बाहर है। अब वो चाहते हैं कि कांग्रेस में वो खुद अंदर आए और एग्जीक्यूट करे। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, क्या वो कांग्रेस के इस जो एक अलग तरीके के डेमोक्रेटिक सिस्टम है उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में घुस के वो एग्जीक्यूट करवा पाएंगे? क्योंकि जब एग्जीक्यूशन की बात आते हैं तो गांधी फैमिली भी पहले से ज्यादा संभल के एग्जीक्यूशन करेंगे और कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे बातें ऐसे हैं जो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी को पता है कि उन्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए और करने में बहुत अंतर हो रहा है, और यही कांग्रेस का प्रॉब्लम है। और प्रशांत किशोर कोई मैजिक वॉन्ड लेके नहीं आ रहे, लॉजिकल बात ही लेके आ रहे। अब उनको एग्जीक्यूट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो देखना पड़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रशांत किशोर और राहुल गांधी सहमत होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ही इंसानों में एक सामान्यता यह है कि वो अपने बातों पे बहुत कन्विंस्ड रहते हैं, उनकी जो कन्विक्शंस है वो बहुत स्ट्रांग है। तो दोनों को सहमत नहीं होंगे तो
कोऑपरेटिव एक एजेंडा चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, ये समय ही तय करेंगे। जी, राजदीप सरदेसाई जी से भी सुन लेते हैं, क्या जानकारी है? क्या कहें, ये तो मैं 30 साल कांग्रेस कवर कर रहा हूं, मैं तो आश्चर्य हो गया हूं जो हो रहा है पिछले 7-10 दिनों में, क्योंकि ये ऐसी पार्टी है, स्टेटस कोइस्ट है। ये ऐसी पार्टी है जो बाहर से जब लोग आते हैं तो वो उनको बड़ी शक की नजर से देखते हैं। कांग्रेस का ये कल्चर रहा है कि हम अपने सारे चीजें अपने अंदर ही रखें, बाहर से जब व्यक्ति आता है तो लोग उनको शक की नजर से देखते हैं। और देखिए क्या हो रहा है कि लंबी लंबी प्रेजेंटेशन हो रही है। अगर ये 600 स्लाइड की जो प्रेजेंटेशन प्रशांत किशोर की टीम कह रही है, तो मैं तो सोच रहा हूं ये कांग्रेस वाले कर क्या रहे हैं? ये वाकई ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं क्या? ये हमने बीजेपी में सुना है कि मोदी जी के सलाहकार जो है बड़े बड़े लंबे प्रेजेंटेशन करते हैं चुनाव के पहले। कांग्रेस में ये कल्चर नहीं था। कांग्रेस एक बड़ी अलग सी पार्टी थी, जहां कौशिक की बात सही है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति की एक राय होती है कांग्रेस में। तो ऐसे पार्टी में प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति लंबे प्रेजेंटेशन करे और तब बात चलती है कि प्रशांत किशोर को कितना कंट्रोल दिया जाएगा। ये सब अपने आप में मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूं। 2-3 बातें। एक, इसको ड्राइव कौन कर रहा है? नॉट प्रियंका, नॉट राहुल, सोनिया गांधी। ये सब मीटिंगें जो हुई है, कई मीटिंगें जो हुई है, ये 10 जनपद में हुई है। अब सोनिया गांधी अब तक बहुत प्राइवेट रही है। आप जब अहमद पटेल भी उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, वो बहुत कुछ कम चीजें सोनिया गांधी क्या कर रही है मीडिया के सामने रखते थे। उनकी खासियत थी कि वो अपने सोनिया गांधी के सीक्रेट्स अपने पास रखते थे। अब धीरे धीरे चीजें लीक आउट हो रही है कि क्या हो रहा है मीटिंग में, किस तरह की प्रेजेंटेशन हो रही है। हालांकि किसी ने एक्चुअल कॉपी नहीं देखी है, लेकिन ये बातें लोगों के सामने आ रही है। और सोनिया गांधी चाहती है, हमें सुनने में आया कि प्रशांत किशोर आए और पार्टी में बदलाव लाए। वही सोनिया गांधी जो बड़ी स्टेटस कोइस्ट मानी जाती है, कुछ बदलाव नहीं चाहती है, उसी तरह से गाड़ी चलती रहे। नंबर 2, कौन लोग मिल रहे हैं इन मीटिंग में, किन किन लोगों को शामिल किया गया? हाँ, अशोक गहलोत जी आए, भूपेश बघेल जी को बुलाया गया, मुख्यमंत्रियों के साथ एक प्रेजेंटेशन हुआ। लेकिन ज्यादातर जो लोग आए हैं वो सब राज्यसभा से है। उनको कोई देखिए, एक तरफ है कांग्रेस की मजबूरी क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं, दूसरी तरफ जो लोग उस मीटिंग में बैठ रहे हैं, अंबिका सोनी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, जयराम रमेश हो, केसी वेणुगोपाल हो, ए.के. एंटनी हो, ये सब राज्यसभा से हैं। ये चुनाव खुद नहीं लड़ रहे हैं। कम से कम दिग्विजय तो कह सकते हैं मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव में मैंने नर्मदा यात्रा की थी, बाकी के कैनॉट बी कॉल्ड मास लीडर्स। तो आप एक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं ऐसे लोगों को जिनको इलेक्शन पॉलिटिक्स से डे टू उस डायरेक्ट इलेक्शन पॉलिटिक्स से वो खुद लड़ नहीं रहे चुनाव। सोनिया गांधी चाहती है कि प्रशांत किशोर आए और थोड़ी ऊर्जा दे, एनर्जी दे इस पार्टी को, जो अपने आप में ठीक है। और वो खुद कह रहे हैं कि मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए। जो मेरी जानकारी है, मैंने कहा आपको क्या जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा, जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन स्ट्रेटेजी। ही सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पोस्ट, दिस इज नॉट अबाउट पोस्ट। वहां उनके कुछ करीबी कह रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि प्रशांत ज्वाइन कर रहे हैं? कहा, किसने आपको कहा? अभी तक कुछ तय नहीं है। देखिए, असमंजस की स्थिति है। मुझे एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि क्या डू आई नीड प्रशांत किशोर टू टेल मी, मैं 30 सालों से चुनाव लड़ रहा हूं, डू आई नीड प्रशांत किशोर टू टेल मी हाउ टू रन इलेक्शन? दूसरी तरफ एक व्यक्ति कहता है, यार हमारे पार्टी में डेटा की कमी है, स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट की कमी है, हम एक ऐसे व्यक्ति को ला रहे हैं जो टेक्नोलॉजी जानता हो। तो कांग्रेस में भी 2 गुट हैं। एक गुट जो समझता है इस पार्टी को जब तक आप एक नई ऊर्जा नहीं देंगे, कुछ तो नए व्यक्तियों को नहीं लाएंगे, कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ वो पुरानी स्टेटस को इस पार्टी है जो लैटरल एंट्रेंस के खिलाफ है, जो चाहती है ये बाहर से कौन है, ये कौन है प्रशांत किशोर जो एक समय मोदी जी के साथ था, नीतीश कुमार के साथ था। एक कांग्रेसी ने मुझे ये कहा कि कल तक प्रशांत किशोर ममता बनर्जी को लेकर गोवा में हमारे खिलाफ रणनीति कर रहे थे, आज आप उनको ले रहे हैं, और हमारे जो पुराने कांग्रेसी है उनका क्या होगा? देखिए, दैट इज व्हाट आई एम हियरिंग, दैट पार्टी देयर आर स्टिल डिविजन, बट बिकॉज सोनिया गांधी, क्योंकि सोनिया गांधी ने यह पूरा इनिशिएटिव लिया है और कुछ हद तक प्रियंका गांधी ने जरूर इसको आगे बढ़ाया है। आई डोंट नो हाउ मच राहुल गांधी इज ऑन बोर्ड है। राहुल गांधी ने मीटिंग अटेंड की एंड मे बी राहुल गांधी हैज आल्सो अग्रीड, पर जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक ये नहीं लगता कि उस तरह की एंथुजियाज्म राहुल कैंप में दिखाई दे रही है जो एक तरह से
प्रियंका गांधी कैंप, अगर इस तरह का कैंप हो, उसमें दिखाई दे रही है। देखिए, प्रशांत किशोर हैज सो फार वर्कड विद वन मैन और वन वुमन पार्टीज, ज्यादातर। एक अमरिंदर सिंह के साथ काम किया, लेकिन ज्यादातर ममता बनर्जी, जगनमोहन रेड्डी, MK स्टालिन, मोदी जी हिमसेल्फ, इट वॉज विद मोदी, नॉट सो मच विद बीजेपी। अमित शाह और प्रशांत किशोर में प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि चुनाव की जीत के बाद 2014 में प्रशांत थॉट कि मुझे अब एक I want to be like a chief of staff of the PMO, which was not acceptable to Amit Shah, क्योंकि अमित शाह all said and done is a party कार्यकर्ता। प्रशांत किशोर इज नॉट अ कार्यकर्ता। प्रशांत किशोर की प्रॉब्लम क्या हुई जेडीयू में? एक बार आप पार्टी में आते हैं, देन यू हैव टू बी अ कंसल्टेंट, देन यू हैव टू बी अ कार्यकर्ता, नॉट अ कंसल्टेंट। प्रशांत किशोर विल हैव टू डिसाइड, सौरभ, इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कि आप कंसल्टेंट रहेंगे, पार्टी कार्यकर्ता रहेंगे, दोनों रहेंगे। देखिए, आईपैक जो प्रशांत किशोर का ग्रुप है, उसने तेलंगाना में एक डील कर दी है केसीआर के साथ। वही केसीआर कांग्रेस वहां लड़ रही है केसीआर के खिलाफ, और कौन कांग्रेस को वहां एडवाइस कर रहा है तेलंगाना में? के सुनील, जो एक समय प्रशांत किशोर के साथ था। तो ये सब आपको सेटल करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है, और एक वर्ड आज मैं आखिर में कहूंगा जो राशिद ने कहा, मजबूरी। आज की तारीख में कांग्रेस की मजबूरी है कि उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं नजर आता है जो उनको पार्टी में उत्साहित होकर चुनाव लड़वाएगा। कांग्रेस रियलाइजेस अब कि हमारी इलेक्शन मशीन बिल्कुल खत्म हो गई है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी चाहते हैं कि आई मस्ट टेक द नेक्स्ट स्टेप अप, कि जैसे ही वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। बहुत हुआ कंसल्टेंसी, अब कुछ और करते हैं। सो दोनों की एक तरह से मजबूरी है, जिसको मैं नहीं समझता कि इतने आसानी से कोई मैजिक वॉन्ड या मैजिक बुलेट है कि ये कांग्रेस पार्टी अचानक रिवाइव हो जाएगी। मैंने किसी प्रशांत किशोर के टीम के व्यक्ति से पूछा, क्या ये गुजरात में आप चुनाव लड़वाएंगे? विल यू प्रिपेयर स्ट्रैटेजी? नहीं, हम तो 2029 तक सब कुछ करेंगे। अरे भाई, लेकिन शुरुआत कहां होगी, कैसे होगी? एट द मोमेंट आई थिंक दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ दिस होल स्टोरी इज सोनिया गांधी, कि एक ऐसी महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता इतने सालों से की है, लेकिन हमेशा बहुत प्ले सेफ रही है, पहली बार एक रिस्क लेने जा रही है। ब्रिंगिंग प्रशांत किशोर ऑन बोर्ड इज अ रिस्क द कांग्रेस इज टेकिंग, एंड मे बी इट शोज कि कम से कम इतनी चुनावी हारों के बाद कांग्रेस भी थोड़ी एंटरप्रेन्योरल हो रही है और कह रही है, चलिए एक चांस लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वी हैव नथिंग टू लूज, कुछ तो हारने के लिए रह ही नहीं गया है, तो प्रशांत किशोर को लेकर चलते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये हॉलीवुड के किसी पटकथा लेखक के लिए एक दिलचस्प प्लॉट हो सकता है। द ओल्ड कंपनी विद अ लेगेसी बट नॉट अ गुड बैलेंस शीट, द मैट्रियार्क, द एयर विच नोबडी इज रेडी टू बिलीव इन, एंड द न्यूली अपॉइंटेड CEO एंड द टसल इन द कॉन्फ्रेंस रूम। ये वो प्रिमाइस है जो बनती नजर आ रही है, क्योंकि राजनीति को समझने वाले ये कह रहे हैं कि देर सवेर महत्वाकांक्षाओं का टकराव होगा तो ज़रूर, फिलवक्त सारी कवायद अपना डंडा, अपना झंडा गाड़ के ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर अपने तंबुओं का, अपने खेमे का विस्तार करने की है। और कोशिश ये भी है कि कल को कोई ये ना कहे कि आपने विपक्ष की एकता या ग्रैंड ओल्ड पार्टी के पुनर्नवीकरण का प्रयास नहीं किया और एकला चलो रे की राह बना ली, या ये एक पूर्व पीठिका है कांग्रेस के भीतर एक नई कांग्रेस को पाने की, जो समय रहते परिस्थितियों को देखते हुए अलग भी हो सके। गांधी परिवार और कांग्रेस पर तो बात कर ही रहे हैं। नहीं, आपने वर्ड, एक छोटा सा आपने वर्ड यूज किया, CEO। ये CEO वर्ड जो है ना, ये पॉलिटिक्स में कैसे फिट होता है मुझे अभी तक पता नहीं है, क्योंकि ये जब मनमोहन सिंह बने थे तो ये कहा गया था कि मनमोहन सिंह विल रन गवर्नमेंट, सोनिया गांधी विल रन पार्टी, लेकिन बाद में कहा गया कि सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोल कर रही है मनमोहन सिंह को। लेकिन मनमोहन सिंह एट द एंड ऑफ द डे वाज अ ब्यूरोक्रेट, वो ब्यूरोक्रेट थे। वो राजनीति कहा गया, लेकिन आप सहमत नहीं है क्या रिमोट कंट्रोल गांधी यूज्ड टू remote control the government? No, I don't think so. Sonia Gandhi used to run the National Advisory Council of the government. उस पर उनका which used to decide the policy framework, जिन्होंने कई पॉलिसियों पर, कई राइट टू इंफॉर्मेशन हो, राइट टू फूड हो, इस पर कई उन्होंने निर्णय लिए, पॉलिसी आगे किए। लेकिन मनमोहन सिंह यूज्ड टू रन द गवर्नमेंट डे टू डे।
डे टू डे। लोकसभा चुनाव तो लड़ने नहीं दिया था 2009 में। अरे हमारे यूपी में कहावत है, गुड़ खाएं गुलगुले से परहेज। नहीं, वही हाल था मनमोहन सिंह के साथ। नहीं, देखिए, ये एक अच्छी एक कहानी है कि मनमोहन सिंह, this Sonia Gandhi remote control the government. Government was running. Manmohan Singh used to manage the government day to day. मेरी बात सुनिए. Manmohan Singh managed the government day to day. Sonia Gandhi was given this larger than life. She was like the power. The real power was with her. ये मैं मानता हूं. ताकत सोनिया गांधी के पास थी. सोनिया गांधी controlled the show. मनमोहन सिंह ran it day to day. लेकिन it suited सोनिया गांधी. सोनिया गांधी के लिए मनमोहन सिंह परफेक्ट थे, क्योंकि मनमोहन सिंह उनको चैलेंज नहीं करेंगे. और उनसे ज्यादा उनके सपूत को चैलेंज नहीं करेंगे। और नहीं, जब आपने कहा ना 2009 में चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि मनमोहन सिंह वाज नॉट अ मास लीडर। एक बार लड़े, विजय कुमार मल्होत्रा के सामने हारे थे साउथ दिल्ली में 98 या 99 में। मेरा एक छोटा सा कहना आपसे, तब के मनमोहन सिंह और 5 साल के पीएम मनमोहन सिंह के पॉलिटिकल स्ट्रेचर में क्या कोई फर्क नहीं है? नहीं, देखिए, मैं मानता हूं मनमोहन सिंह एज पीएम was able to establish an identity जो वो मास लीडर कभी नहीं बनना चाहते, ना बन सकते थे। When he started asserting himself, क्या आप मुझे बताइए, आप पॉलिटिक्स कवर कर रहे थे, राशिद जी भी थे, कौशिक भी थे, क्या ये सिर्फ एक कोरी अफवाह है कि मनमोहन सिंह 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे? I have not, when I have asked, Manmohan Singh has not told me at any stage that he wanted to fight the elections. I think it suited Manmohan Singh. Remember, तब उनको एक हार्ट की बाईपास भी उनकी हुई थी उस समय. It suited him to continue in the form that he is. देखो, मनमोहन सिंह is not all, is, as I said, a bureaucrat. जो हमारी बॉस कहेगी वो मैं करवाऊंगा. मेरा ये पॉइंट है, जब आप सीईओ वर्ड यूज करते हैं, मनमोहन सिंह वॉज द परफेक्ट सीईओ इन दैट सेंस फॉर सोनिया गांधी, क्योंकि वो गांधी परिवार को ना कभी चैलेंज करते, ना कभी उनकी बात से परहेज हो जाए. जो वो चाहते वो करते. अगर आप उसे रिमोट कंट्रोल फिर कहना चाहते हैं, दैट्स योर व्यू. मैं कहता हूं ही वॉज द परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर फॉर सोनिया, एग्जीक्यूटर. जो सोनिया गांधी चाहती थी वो करते थे, लेकिन उसके अलावा डे टू डे फंक्शनिंग उन्हीं का था. न्यूक्लियर डील जो था वो मनमोहन सिंह की इनिशिएटिव थी. सोनिया गांधी वॉज नॉट इन्वॉल्व, वॉज नॉट दैट कीन ऑन इट, बिकॉज सोनिया गांधी लेफ्ट के साथ अच्छा संबंध रखना चाहती थी. अब जो मैं कहने जा रहा हूं कि प्रशांत किशोर उस तरह के सीईओ नहीं बनेंगे जो मनमोहन सिंह टाइप ना, बिकॉज ही वांट्स, प्रशांत किशोर की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा. देखिए, ही वांट्स टू बी अ ब्रांड इन हिमसेल्फ. ही लाइक्स टू position himself as Prashant Kishore, India's leading election strategist. तो उनके इंटरव्यूज होते हैं, वो अपनी एक पहचान उनकी बन गई है. मनमोहन सिंह didn't want any पहचान. मनमोहन सिंह बिल्कुल खुश थे कि मैं प्रधानमंत्री बना हूं और मैं कुछ कर पाऊंगा. He was a workaholic, bureaucratic prime minister, but I think he deserves a little bit more credit than people give him. इतिहास उनको मुझे लगता है अच्छी तरह से देखेगा, अगर हम वर्तमान भी ना देखें. That prophecy in the last press conference, India history will be kinder. देखिए, मैं आपने 2009 का जिक्र किया. डू यू नो द रियल थिंग? मनमोहन सिंह नहीं चाहते थे उस समय कि ए राजा को उनकी सरकार मिले. वो नहीं चाहते थे कुछ मंत्रियों को लिया जाए. वहां सोनिया गांधी ने उनको ओवररूल किया, वीटो किया, और उस वजह से मनमोहन सिंह की सेकंड टर्म में मनमोहन सिंह बड़े कमजोर प्रधानमंत्री बने. ये आप कह सकते हैं कि उनकी एक कमजोरी थी. मैं, कुछ लोग कहेंगे, और जब करप्शन चार्जेस होने लगे, वो उस चार्जेस से अपने आप को बचाने में लग गए, और ये उनकी कमजोरी थी. बट आई थिंक ही इज अ मच बेटर प्राइम मिनिस्टर देन जस्ट बीइंग कॉल्ड अ रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर. माय पॉइंट इज डिफरेंट. कांग्रेस जैसे पार्टी में जो गांधी परिवार टाइटली कंट्रोल करती है एक तरह से, उसमें एक ऐसे व्यक्ति को अगर आप सीईओ बनने जा रहे हैं जो अपनी एक पहचान खुद की है, उसमें क्या कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा? किस तरह से ये, हाउ विल यू सेटल इट इन अ पार्टी? ये चैलेंज है. बनाता है. हाँ, बिल्कुल. प्रशांत किशोर के पॉलिटिकल ऑप्शन क्या हैं? क्यों वो बार बार लौट के कांग्रेस के पास आ रहे हैं? पहले टीएमसी के जरिए वो अपने राजनीतिक भविष्य को संवारने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा कहा ऑब्जर्वर्स ने. यही मैं कहने जा रहा था, क्योंकि प्रशांत किशोर ने इससे पहले पॉलिटिकल ईटिंग शुरू किया था जेडीयू के साथ, जहां वो ठीक से नहीं संभाला गया. कॉन्फ्लिक्ट हुआ. कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हुआ क्योंकि प्रशांत किशोर की जो काम करने के तरीका है और जेडीयू एक जिस तरह का पार्टी है, वो दोनों चीजें ठीक से बैठे नहीं. अब उसके बाद प्रशांत किशोर ने एक नए पार्टी, खुद की पॉलिटिकल एक इनिंग शुरू करने की कोशिश की थी, जो पार्टी की तरह नहीं, एक मिशन की तरह किया था. पार्टी का नाम नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद ही कोविड आ गए. लेकिन गौर फरमाने वाली ये बात है कि
क्यों बार बार प्रशांत किशोर कांग्रेस के पास ही जाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि उनको भी ये एहसास है कि पूरे भारत में एक कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो नेशनल लैंडस्केप में बीजेपी को चैलेंज कर सकते हैं, और कांग्रेस के पास ही एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बना बनाया हुआ है। जैसे वो कहते हैं ना कि एसेट्स जो फंक्शनिंग नहीं है, किसी भी कंपनी के पास फिजिकल एसेट्स बहुत है, फंक्शनल नहीं है, प्रशांत किशोर चाहते हैं कि उसको रिवाइव किया जाए। क्योंकि आप देखेंगे, अगर हम पॉलिटिक्स को समझे, बीजेपी भी जब 2 सीट लेके आए थे 1980s में, तो बहुत एक लंबा रास्ता चलना पड़ा। प्रशांत किशोर के पास इतना टाइम नहीं है, और ऊपर से बीजेपी इतने आगे इसलिए बढ़ पाए क्योंकि हम एक बात भूल जाते हैं कि बीजेपी के पीछे आरएसएस का ताकत है, जो एक पूरे भारत में फैला हुआ ताकत है, एक नेटवर्क है। अब आज के डेट में बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के किसी भी और पार्टी में, रीजनल हो, नेशनल हो, जैसे भी नाम दिए, किसी भी पार्टी में उस तरह का संगठन नहीं है जो एक ताकत दे सकते हैं। कांग्रेस के पास आज भी, आप नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हर स्टेट में कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। आप स्ट्रांग नहीं हो सकते, कमजोर हो सकते, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक बना बनाया हुआ स्ट्रक्चर प्रशांत किशोर के पास है, और उनके पास एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है कि इलेक्शन कैसे जीता जाता है। वो उन्हें ये भी पता है कि किसी भी ब्रांड का वैल्यू तब होता है जब वो पीक में होते हैं। उन्हें पता है आज वो सारे इलेक्शन जीत रहे हैं, लेकिन हार भी देखना पड़ेगा किसी ना किसी दिन, और जैसे हारते रहेंगे तो उनका वो मैजिक वैन खत्म हो जाएगा कि ये इंसान इलेक्शन जीता सकता है। ये जो एक ब्रांडिंग हो चुका है वो खत्म हो जाएगा। उसके खत्म होने से पहले वो ऐसे पार्टी पकड़ना चाहते हैं जो आज से लेके 10 साल में सत्ता में आ सकते हैं, सेंटर में सत्ता में आ सकते हैं, और आने की सारी वो गुण है। लेकिन अभी उनको खुद को ही पता नहीं हो, जैसे कुंभकर्ण को अपने ताकत की पता नहीं होते थे, तो इस तरह से कांग्रेस को खुद को पता नहीं है, और पता है भी तो कैसे करना है। और अगर ये भी पता चले कि कैसे करना है, तो करने की जो चाहत है वो दिख नहीं रहे। क्योंकि कई वजह ये भी है कि हम क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन जब कोई पार्टी सत्ता में होते हैं तो बहुत सारे डिसीजंस, बोल्ड डिसीजंस लेना आसान होते हैं। आज यही कांग्रेस अगर केंद्र में सत्ता में होते तो कई तरह के डिसीजंस वो इजीली ले सकते थे, लेकिन अब गांधी फैमिली में जो कांग्रेस का न्यूक्लियस है, उनमें वो शक्ति नहीं है कि वो किसी भी तरह का बोल्ड डिसीजंस बहुत आसानी से ले पाए। अब जब पंजाब में वो एक बोल्ड डिसीजन वो भी लेने की कोशिश की, बहुत देर बाद उसका नतीजा पूरी तरह बैकफायर कर गया। तो उसका टाइमिंग से लेके बहुत और चीजों पे हम बहस कर सकते हैं, लेकिन किसी तरह कांग्रेस में अभी एक पॉलिटिकल एक्यूमेन की कमी है। इन ए सेंस जो गांधी फैमिली अभी के है, उनके साथ जो लोग हैं, आप गिन के बता सकते हैं, बचे कुछ ही लोग रह गए हैं जिनके पास पॉलिटिकल कैपिटल है। और पॉलिटिकल कैपिटल से मैं कुछ नाम बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे समझ लीजिए कमलनाथ है, जैसे समझ लीजिए भूपिंदर सिंह हुड्डा है, ऐसे लोग, अशोक गहलोत को कुछ हद तक आप बोल सकते हैं। नए जनरेशन्स में कौन है जिनके पास पॉलिटिकल कैपिटल है? एक था सचिन पायलट, जिनके पास पॉलिटिकल कैपिटल था, जो इस्तेमाल किया, जिताया राजस्थान में, लेकिन उसके बाद आपने देखा उनके पॉलिटिकल करियर को कांग्रेस ने कैसे आगे बढ़ाया। तो ये सबको देख के कांग्रेस के पास अब पॉलिटिकल कैपिटल वाला कोई नेता है नहीं जो कांग्रेस नेतृत्व को आगे बढ़ा पाए, तो या गांधी फैमिली को मदद कर पाए। प्रशांत किशोर आउटसोर्स बाहर से आए हुए एक नेता तो है नहीं, कंसल्टेंट है। अब वो नेता के रोल में कैसे फिट बैठेंगे ये देखना पड़ेगा, और उनके जो एक्सपर्टाइज है उनको इस्तेमाल करने के लिए राजदीप सरदेसाई ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि प्रशांत किशोर मनमोहन सिंह नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर की अपनी एम्बिशन है, और क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने आप को साबित किया है। तो उस एम्बिशन को भी नर्चर करना होगा, और उस एम्बिशन को नर्चर करेंगे तो बहुत सारे ऐसे कांग्रेसी होंगे जिनको दुख होगा या कष्ट होगा, और साथ में गांधी फैमिली की जो स्वार्थ है और हित है उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये दोनों चीजें, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि राहुल गांधी और प्रशांत किशोर से दे हैव टू बी इन सिंक। जब तक वो दोनों, आप सोनिया गांधी जी हो सकते हैं, प्रियंका गांधी जी हो सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रशांत किशोर जब तक एक टेबल में बैठ के सारे चीजों पे, हर मुद्दे पे सहमत नहीं होंगे, तब तक ये जो मिलन है ये अधूरा ही रहेगा। और जिस दिन ये हो पाएगा और एग्जीक्यूशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तब कांग्रेस में रिवाइवल में कोई परेशानी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये आसान नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर का ये
डेस्परेशन टू जॉइन कांग्रेस, ये इसी वजह से है क्योंकि इसके बाद प्रशांत किशोर के हाथ में कोई और ऑप्शंस, पॉलिटिकल लीडरशिप का ऑप्शंस है नहीं। वो किसी भी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं, टीएमसी से लेके YSRSP तक, हर एक के साथ उनका रिश्ता अच्छा है, लेकिन वो अपने पॉलिटिकल कैपिटल के बारे में भी सोच रहे हैं क्योंकि जो भी पार्टी है, ये DMK हो या TMC हो, सारे पारिवारिक पार्टी है, तो वहां पे वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां वो हाईएस्ट एम्बिशन अगर फुलफिल करना हो तो वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो रिजर्व है। कांग्रेस भी एक फैमिली पार्टी है, लेकिन कांग्रेस ने एक मॉडल तो दिखा दिया है कि मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो ऐसे शायद ऐसे प्रशांत किशोर के मन में ऐसे आकांक्षा है और कोई गलत बात नहीं है क्योंकि उन्होंने साबित किया है अपने पॉलिटिकल एक्यूमेंट को। तो कांग्रेस ही उनके लिए एक परफेक्ट चॉइस है अब आज के डेट में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, सब कुछ तैयार है, बस ऊर्जा डालना है। और उनके पास वो जो अब एक तरह से टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, इलेक्शन विनिंग टेक्नोलॉजी, वो उनके पास है। वो पूरे संगठन में अगर विस्तार कर देंगे तो हो सकता है तख्ता पलट हो जाए। राशिद किदवई जी, क्या है प्रशांत किशोर के राजनीतिक विकल्प? देखिए, एक चीज हमें समझना चाहिए। देखिए, एक तो गांधी परिवार जो है वो उस तरीके का जो अभी है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उस तरह के सत्ता लोलित नहीं है जैसा जो मीडिया में प्रोजेक्शन होता है। दूसरी बात, आप इतिहास में देखें। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? क्या गांधी परिवार क्या नहीं है? सत्ता लोलित नहीं है, मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, आप चौंक रहे हैं। वो पिछला प्रधानमंत्री जो था 1989 में था, उसके बाद से आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। नहीं सर, मैं इस पे थोड़ा सा जरूर है जी, मुझे एक बात बताइए कि जी, जब वो सत्ता लोलुप नहीं है तो फिर क्यों उनके पास भेजा गया कि आप किसे चाहते हैं? क्यों उन्होंने नरसिम्हा राव के जमाने में अपना दरबार खोल दिया संतुष्टों के लिए? क्यों तिवारी कांग्रेस को उन्होंने सपोर्ट किया? क्यों सीताराम केसरी को बाहर किया गया? क्यों उनका विरोध करने वाले लोगों को एक करके किनारे कर दिया गया? देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब हम नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ही वो आता है, बेचारे। और मुझे लगता है यही उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि सत्ता का सुख पाने के गांधी परिवार की वजह से, उसके बावजूद वो सत्ता में रहने के 10 साल और 5 साल उसके बाद वो बेचारे बन गए हैं। तो ये कि मीडिया का एक नैरेटिव है। मुझे नहीं, मैं राशिद साहब, मैं नरसिम्हा राव को बेचारा नहीं कह रहा हूं। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट, मैं आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं नरसिम्हा राव वॉज वन ऑफ द मोस्ट श्रूड पॉलिटिशियन, स्टे अफ्लोट। उन्होंने हमेशा ये चीज याद रखी और जब उनका मौका आया तो उन्होंने सरकार चलाई और बहुत अच्छे से चलाई। ये बात बार बार हिस्टोरियंस कहते हैं कि इस देश में नरसिम्हा राव का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको उतनी मुस्तैदी से याद नहीं किया जाता जितना भाजपा या कांग्रेस या दूसरे दलों के प्रधानमंत्रियों को किया जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो राहुल गांधी बार बार टेक लेते ना कि जब हम सत्ता जहर है, हमको सत्ता नहीं चाहिए, सत्ता यार, सत्ता तो आपको थाली में रखी मिली थी, UPA 2 चल रहा था, तब भी आप ही सत्ता चला रहे। तो ये जो बात है ना होलियर देन दाऊ वाली, मेरी इससे ना इत्तेफाकी है। और अब तो वो सत्ता, भाई आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हो, यू फाइट फॉर पावर सो दैट यू कैन ब्रिंग द चेंज एंड यू कैन अप्लाई योर विजन। सर नहीं, आपका बिल्कुल हक है, आपकी ये राय है, आप एक जागरूक नागरिक हैं। मैं एक संदर्भ में कह रहा था कि देखिए, नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य सक्रिय राजनीति में फेल या फ्लॉप नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू अंतिम समय तक रहे, प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी अंतिम समय तक रही, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले थे जब उनका निधन हुआ, हत्या हुई, और सोनिया गांधी का भी 10 साल का जो उन्होंने कांग्रेस को सत्ता दिलाई। तो राहुल गांधी उस तरीके से फेलियर है, ये चीज कांग्रेस को एक्सेप्ट करने में, नेहरू गांधी परिवार को एक्सेप्ट करने में एक परेशानी है। और अगर वो एक्सेप्ट किया जाएगा तो उससे पूरा कांग्रेस या नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस के बीच का जो संबंध है या जो इक्विलिब्रियम है, संतुलन है, वो सारा बिगड़ जाएगा। इस संदर्भ में अगर आप देखें तो कांग्रेस ने बार बार बाहर वालों को मौका दिया है, या नेहरू गांधी परिवार की बात करें, उन्होंने मौका दिया है। मनमोहन सिंह उसके एक उदाहरण है। अरुण नेहरू और अरुण सिंह जो समय आए थे राजीव गांधी के समय, जो राजीव सरदेसाई इसकी गवाही देंगे, उनको भी बड़ा सत्ता में अमल दखल मिला, बाहर से आए थे, बहुत काम करने का मौका मिला। राहुल गांधी के समय में भी आपने देखा होगा, जब चाहे वो मधुसूदन मिस्त्री हो, मोहन प्रकाश हो, या एक और थे वो मोहन, वो सारे के सारे बाहर से आए थे। तो इस तरह की चीजों का पूरा कांग्रेस का एक इतिहास है। और उसमें अगर प्रशांत किशोर को मौका दिया जाता है कि प्रूव एंड एक्सेल एंड द पार्टी इज योर्स इन 10 years or whatever time, तो ये उनके पास
मौका है। कांग्रेस के देखिए 42 सीटें आई हैं, उसके बाद 2019 में 52 सीटें आई है। अगर कोई आदमी कांग्रेस को 100 या उसके आसपास दे जाता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि आएगी, पूरा भूचाल आ जाएगा देश की राजनीति में। और उसके बाद कांग्रेस को क्या है, मैं भी जैसे आप बड़े प्रमुख नेताओं से मिलते हैं कांग्रेस के, मैं किसी से मिला, उसने कहा कि पूरा भारत का मानचित्र देखिए, आज की स्थिति में कांग्रेस की 37 भी लोकसभा की सीटें नहीं आ रही है। तो अगर कोई 37 का आंकड़ा बढ़ा करके उसको 70, 75 और 80, 85 तक ले जाए, और जैसा कौशिक जी कह रहे थे कि दूसरे जो दल है उनके साथ में गैर भाजपा, उनके साथ में उसकी अंडरस्टैंडिंग है और सीटें किसी तरीके से बढ़ जाए और कम से कम 24 में एक चुनौती मिले मोदी जी को, चाहे मोदी जी वापस आ जाए, लेकिन 29 में कुछ ऐसा विपक्ष को उम्मीद नजर आए, तो ये तमाम गोला भाग है जिसको देख करके दोनों पक्ष जो है, कांग्रेस, गांधी परिवार और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, वो इसमें जा रहे हैं। ये कहना कि कोई आदमी महत्वाकांक्षा है, सोनिया गांधी की एक जिम्मेदारी है, वो भी इतिहास को देख रही है कि इतिहास उन्हें कैसे देखेगा। उनको 2 बार मौका मिला, आप मेरी बात का मेरा बखौल बिल्कुल उड़ा सकते हैं, लेकिन 1991 में थाली में सजा करके उनको कांग्रेस अध्यक्ष और देश का प्रधानमंत्री बनने को कहा गया था। 2004 में भी यही स्थिति थी। तो आप ये कह सकते हैं कि वो उनको सत्ता से कोई वो सत्ता का उन्होंने सुख भोगा। तो एक ह्यूमन पर्सनालिटी जो है वो कोई एक बिल्कुल जिसे हम कहते हैं ना एब्सोल्यूट या परफेक्ट नहीं होती, उनकी हम 10 कमियां बना सकते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि 1989 से लेकर के आज तक कोई नेहरू गांधी परिवार का सदस्य जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बना, राहुल गांधी मंत्री नहीं बने, लेकिन कमी और कमजोरी रही होगी जी राजनीति। लेकिन देखिए द फैक्ट इज, और इसमें मैं सौरभ जी से सहमत हूं, ये पावर इज पॉइजन की जो एक तरह सत्ता है उससे हम दूर हटना चाहते हैं। हमें नहीं, एक मिनट, अब आप सुनिए, 1991 में नरसिम्हा राव बने, तब कई चर्चाएं हुई थी, शंकर दयाल शर्मा का नाम हुआ था, सोनिया गांधी अगर बनना चाहती शायद बन भी सकती थी, लेकिन नरसिम्हा राव बने। और नरसिम्हा राव और गांधी परिवार के बीच में कड़वाहट क्यों हुई? क्योंकि नरसिम्हा राव ने अपने आप को असर्ट करने की कोशिश की, जो मनमोहन सिंह ने नहीं की। एक तरह से नरसिम्हा राव ट्राइड टू असर्ट हिमसेल्फ और कहीं ना कहीं गांधी परिवार को मार्जिनलाइज किया, या उनकी जो बातें थी उन्होंने आगे नहीं रखी, तो इससे दुख हुआ। फिर आपने जॉर्ज को राज्यसभा में नहीं भेजा, उनके जो निजी सचिव थे। देखिए कई चीजें थी, नरसिम्हा राव ने अपने आप को असर्ट किया। उसके बाद आपने सीताराम केसरी को कैसे निकाला? इट वॉज अ साइलेंट कू। एक दिन आपने जाकर ताला लगा दिया, वर्चुअली ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द पार्टी। शरद पवार ने जब चैलेंज किया, सब मिले हुए थे। नहीं, जो भी हो, मेरा यह कहना है, आपकी बात सही है कि 1989 से कोई गांधी परिवार का सदस्य प्रधानमंत्री नहीं हुआ है, लेकिन इन 2004 दिस वाज स्ट्रेटेजिक। सोनिया गांधी जानती थी कि वो डे टू डे फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी कांग्रेस पार्टी के लिए, दैट्स व्हाई एज आई सेड मनमोहन सिंह सूटेड हर। आप ये ना कहिए कि कांग्रेस की गांधी परिवार सत्ता में नहीं रहना चाहता है। राहुल गांधी सेज पावर इज पॉइजन, और लेकिन पूरा पावर उन्हीं के हाथों में है। ही रिजाइंड एज कांग्रेस प्रेसिडेंट, लेकिन उसके बाद सब बड़े निर्णय वही लेते हैं। हालांकि किसको राज्यसभा भी भेजना है वो भी निर्णय वही लेते हैं। G23 की यही तो दिक्कत है। दिस इज द क्वेश्चन दे आर आस्किंग। या तो आप तय करिए, आप राजनीति में हैं तो पावर इज इंपॉर्टेंट। आप कोई साधु संत नहीं है, कोई आश्रम नहीं चला रहे हैं। महात्मा गांधी वाज द ओनली इंडिविजुअल हु सेड नहीं, माय पॉइंट इज, आज जब गांधी सर एक मिनट, दिस इज नॉट अ टीवी डिबेट गाइस, एक मिनट प्लीज राशिद जी आई विल कम सर, मेरी बात खत्म कर दीजिए। एक सेकंड कौशिक आई विल कम टू यू। दिस इज नेता नगरी, दिस इज नॉट अ टीवी डिबेट। सब एक दूसरे की बात सुनेंगे, सहमत और असहमत होंगे पूरे सम्मान के साथ। और राशिद जी, जो आप कह रहे थे ना मखौल, मैंने आपकी बात का मखौल नहीं उड़ाया, मैं ना इत्तेफाकी रखता हूं, मखौल उड़ाने का किसी को अधिकार नहीं। जी राशिद जी, आई विल कम टू यू। राशिद जी, राजदीप जी, मेरा ये कहना है कि ये कहना कि गांधी परिवार सत्ता की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है या सत्ता से दूर रहना चाहती है, बात बिल्कुल गलत है। गांधी परिवार वांट्स पावर। अब भी जब आप प्रशांत किशोर को ला रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि हम एक्सपेरिमेंट करें, आज हम एक ऐसी स्थिति में आए हैं जहां ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी अगले 10 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, तो उसको कैसे रोका जाए। आपने कई चीजें ट्राई की है, नथिंग हैज सक्सीडेड। आपने अभी चुनाव किए, उत्तराखंड जैसे राज्य में भी आप हार गए जहां सबकी उम्मीदें थी कि कांग्रेस जीत जाएगा। पंजाब में आपने मुख्यमंत्री बदल दिया, वो भी अनसक्सेसफुल रहा। राहुल गांधी ने 2 चुनाव आपके
के लीडरशिप में आप 2 चुनाव लड़े, 2014-19, इसके बावजूद आपको भारी हार मिली है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में गई, उन्होंने काफी मेहनत की, इसके बाद आपको केवल 2 सीटें मिली, 390 से ज्यादा सीटों में आपकी डिपॉजिट हार गई। देखिए, कांग्रेस एक ऐसे पड़ाव पे आए वेयर दे हैव नो चॉइस। ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार इज डूइंग दिस विलिंगली, कि हम चाहते हैं आइए प्रशांत किशोर आप हमें दिखाइए राह, क्योंकि हम आप ही हमें आगे ले जा सकते हैं। दे आर डूइंग इट आउट ऑफ मजबूरी, क्योंकि एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां आपके सब सलाहकार ज्यादा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, राज्यसभा के हैं, वो खुद के चुनाव कहीं से जीत नहीं सकते। आपने बहुत कोशिशें की हैं, इसके बावजूद राहुल गांधी पूरी तरह से टेक ऑफ नहीं हो पाए हैं। प्रियंका गांधी आपका ब्रह्मास्त्र कहा जाता था, लेकिन वो भी एक तरह से उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय नहीं रही। अब आपने सब कुछ ट्राई कर दिया, लेकिन आप नहीं अपनी पार्टी से दूर नहीं हटना चाहते। पार्टी इस परिवार, सी सोनिया गांधी हैज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ्स, उन्होंने पार्टी को एकजुट रखा है, लेकिन उनको यह भी लगता है पार्टी इस परिवार, एंड डिसीजन हैज टू बी टेकन फ्रॉम विद इन द परिवार। इसलिए आप किसी बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते। अब आप 2 साल से इंटरिम प्रेसिडेंट रही है, और राहुल गांधी बड़े बड़े डिसीजन अभी भी लेते हैं, हालांकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी के लिए गांधी फैमिली इज द परफेक्ट एनिमी। टारगेट कर दीजिए, नामदार वर्सेस कामदार की राजनीति कर दीजिए, आप अलग अलग चीजों, उनके डिनेस्टी पॉलिटिक्स है, इस पर आप वार कर दीजिए। इमरजेंसी में क्या हुआ, इंदिरा गांधी के टाइम पे नेहरू ने चीन में क्या किया, इस सबको आप गांधी फैमिली को टारगेट करते हैं। ऐसे माहौल में आप कैसे उनको कॉम्बैट करेंगे? अब आप कह रहे हैं हम एक टेक्नोक्रेट, आई वुड कॉल प्रशांत किशोर मोर ऑफ अ टेक्नोक्रेट, जो एक तरह से डेटा से जुड़ा हुआ है, स्ट्रैटेजी से जुड़ा हुआ है। ऐसे एक व्यक्ति को आप ला रहे हैं, which in a way is parallel to what Rajiv Gandhi tried, but he tried for governance. Sam Pitroda and others were used for governance. अब आप कह रहे हैं आप हमें चुनाव जितवाइए। देखिए कैसे जमाना बदल गया है। देश की सबसे बड़ी इलेक्शन मशीन माने जाने वाली कांग्रेस 60-70 के दशक में आज 2023 में 22 में कह रही है प्लीज फाइंड फॉर अस हाउ टू विन एन इलेक्शन, कैसे हम चुनाव जीत जाए। यह कांग्रेस की हाल है, एक मजबूरी है। एंड कौशिक इज राइट, प्रशांत किशोर हैज रियलाइज कांग्रेस इज अ ग्रेट ब्रांड है, ब्रांड रिकॉल है, लेकिन ब्रांड कमजोर हो गया है। और मेरा सबसे बड़ा सवाल, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाया है, क्या केवल ब्रांड, केवल एक प्रशांत किशोर के आने से आप रिवाइव कर पाएंगे पार्टी को? व्हाट अबाउट द संगठन, कौन उस संगठन को संभालेगा? व्हाट अबाउट द व्हील्स विद इन द व्हील्स? विल डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया एक्सेप्ट प्रशांत किशोर स्ट्रैटेजी फॉर कर्नाटका? Will दिग्विजय सिंह एक्सेप्ट द स्ट्रैटेजी फॉर मध्य प्रदेश? देखिए आप कमलनाथ जो है, मैं आपको कह दूं एक बड़ी बात, कमलनाथ इज वन ऑफ दोज पीपल बैकिंग प्रशांत किशोर, क्योंकि कमलनाथ की भी माइंडसेट उसी तरह की है कि एक तरह से चुनाव कैन बी वन बाय दिस स्ट्रेटेजीज। दिग्विजय सिंह आई डोंट थिंक फुल्ली एक्सेप्ट्स दैट। शरद पवार, मैं ये कह सकता हूं, शरद पवार डज नॉट नेसेसरली बिलीव इन द प्रशांत किशोर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि वो पुराने जमाने के हैं। तो एक व्हील्स विद इन द व्हील्स है, कई गुट हैं। ऐसे स्थिति में क्या वाकई एक प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति इस पार्टी को एक नया स्वरूप, एक नया रूप दे सकते हैं? आई डोंट नो, द जूरी इज आउट एंड देयर इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क। बड़ा सवाल है इस पर। मैं अभी तक आई वुड लाइक टू सी प्रशांत किशोर टेस्टेड। गोवा में वी सॉ ही वॉज इन्वॉल्व इन सम वे विद तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस को कितने सीटें आई? 0। देखिए जब तक हर चीज, जब भी प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत हासिल की है, कोई एक चेहरा था। हु इज दैट चेहरा ऑफ द कांग्रेस? कैन यू हैव कलेक्टिव लीडरशिप और कोई इंडिविजुअल? क्या प्रशांत किशोर कैन ट्रांसफॉर्म राहुल गांधी? और एज मेनी आर सजेस्टिंग प्रियंका गांधी वाड्रा। जो मुझे खबर आ रही है, प्रशांत किशोर ने 2017 में भी कहा था जब वो यूपी कैंपेन कर रहे थे, प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे करिए। प्रियंका गांधी वाड्रा बैक आउट। दीक्षित तो मजबूरी का फिर शीला दीक्षित का नाम है, पहला नाम जो था। और उनकी बड़ी हार हुई प्रशांत किशोर की यूपी में, जब उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश को साथ करके यूपी के लड़के का कैंपेन चलाया। विल प्रशांत किशोर नाउ सजेस्ट टू कांग्रेस एंड टू सोनिया गांधी, can we maybe make Priyanka Gandhi a face? The same Priyanka Gandhi was lost in UP badly. And is Priyanka Gandhi ready? Then what happens to Rahul Gandhi? What happens to other? देखिए बहुत जिग्जॉ में बहुत पीसेस हैं, ये आसानी से नहीं सुलझ समय की कमी है। कौशिक डेका, योर क्लोजिंग रिमार्क। मैंने ये कहा, जो पहले सत्ता की भूख के बारे में जो सवाल उठाया गया, ये ऐसा है सौरभ, आप अगर एक प्राइवेटली ओन कंपनी के मालिक हो
तो आपको सीईओ बनने की कभी चाहत नहीं होते, जरूरत ही नहीं है, तो वो आपका लालच कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि कोई भी सीईओ मालिक तो आप, क्योंकि यू आर ओनिंग इट प्राइवेटली। दूसरी बात, मेरा एक किस्मत हुआ था, 24 घंटे के अंदर अंदर 2017 में मैं प्रशांत किशोर से मिला। दिल्ली एयरपोर्ट से हम लखनऊ तक ट्रेवल कर रहे थे एक ही फ्लाइट में, और बदकिस्मती से उस दिन फ्लाइट कम से कम 3 घंटा फ्लाइट के अंदर लेट हो गया था। तो हम दोनों बैठे हुए थे, बहुत सारे बातें किए उन्होंने, कैसे यूपी को चेंज करेंगे। तब कांग्रेस को सलाह दे रहे थे क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी बातें कही। और प्रशांत किशोर के साथ बैठ के पॉलिटिकल बातें सुनना एक प्रैक्टिकल लेसन है। उनके पास इनसाइट्स बहुत है, नंबर्स को लेके बहुत अच्छी तरह स्टडी करते हैं, तो उनके जो एक्यूमेंट है इंडियन वोटर्स के माइंडसेट को लेके, वो बहुत अच्छे नॉलेज है। तो उसके बाद मैं राहुल गांधी के साथ उनके जो वैनिटी बहन है उसमें बैठ के ट्रैवल किया, तो बात कर रहे थे, तो बातों बातों में प्रशांत किशोर की बात आ गई। तो मैंने कहा कि वो तो आपके इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी संभाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने नहीं, हम तो बस वो कुछ चीजें हैं जो हमारे स्ट्रेटेजी ऑलरेडी इवॉल्व है, उस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब देखिए, 2 बातें हैं, एक कह रहे हैं कि हम स्ट्रेटेजी दे रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं हमारे तो स्ट्रेटेजी ऑलरेडी हमारे पास है, हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही पूछा, तो क्या आप ये कहना चाहते हो प्रशांत किशोर आपका इवेंट मैनेजर है? मैं इंग्लिश में पूछा था, इज ही द इवेंट मैनेजर? तो राहुल गांधी ने मुझे पैट करके कहा, ना, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। अब वो रेलिवेंट नहीं है इस बात पे, लेकिन जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये तय कर पाना कि प्रशांत किशोर क्या रोल अपनाना चाहते हैं कांग्रेस में, और कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर को किस रोल में देखना चाहते हैं। स्ट्रेटेजी ऑलरेडी है, क्या करना है, मेडिसिन है, प्रेस्क्रिप्शन है, उस प्रेस्क्रिप्शन को कैसे दवाई मरीज तक पहुंचाया जाए और कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे ट्रीटमेंट शुरू किया जाए, और ट्रीटमेंट में डॉक्टर कौन बनेगा, नर्स कौन बनेगा, ये सारी चीजें, अटेंडेंट कौन बनेंगे, ये सब चीजें तय कर पाना जरूरी है, और ये तय करना सबसे मुश्किल है, और यहीं पे सारी बातें अटका हुआ है। चलिए, यही पे बात अटकी है। One lovely line that Kaushik used, privately held company. Yes. It's a political party, but it's privately held. उसमें जब भी आप किसी को CEO भी बनाएंगे, CEO will at the end of the day have limitations. वो प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है, एक तरह से कांग्रेस बन गई है किसी ना किसी तरह से, यू कैन नॉट डिनाई दैट। सो प्रशांत किशोर रोल विल फॉर, अभी तक अटकलें क्यों है? क्योंकि दो एग्जैक्ट रोल क्या होगा। आप जनरल सेक्रेटरी हर राज्य के हैं, कांग्रेस एक बहती हुई गंगा है। देखिए, एक तृणमूल कांग्रेस में आप ममता बनर्जी से डायरेक्ट या अभिषेक बनर्जी से डायरेक्ट डील कर सकते हैं, डीएमके में सिंगल सोर्स ऑफ पावर। यहां कई राज्यों में अपने अपने इंडिपेंडेंट। अब आप, मैं आखिरी आपको बताता हूं, जिस दिन ये अटकलें हुई 2 दिन पहले कि प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, उसी दिन रिपुन बोरा कांग्रेस छोड़ते हैं, असम के उनके लीडर, और टीएमसी में चले जाते हैं, और टीएमसी में चले जाते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौशिक इसकी बात को जानकारी होगी। पटेल के खेमे से भी खबरें आने लगती हैं, वो 370 हटाने और राम जन्मभूमि के लिए तारीफ करने लगते हैं। नहीं, आज हर एक तो देखिए, रिपुन बोरा ने क्या कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रशांत किशोर ने मुझे फोन कर कांग्रेचुलेट किया कि मैं टीएमसी में शामिल हुआ। उसी दिन, जिस दिन अटकलें लगाई जाती है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में आ रहे हैं, रिपुन बोरा जो कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में जाते हैं, कहते हैं प्रशांत किशोर ने हमें कांग्रेचुलेट किया। और आज खबरें आ रही है, हार्दिक पटेल ने अभी आज तक और इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया है, जहां वो कहते हैं मैं तो पूरी तरह से राम भक्त हूं। अब इससे सवाल उठ रहा है कि क्या गुजरात में ये जो खलबली हुई है, जहां कांग्रेस के 75 जनरल सेक्रेटरी और 25 वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, अब इन सब ऐसे पार्टी को सी। वन लास्ट थिंग, मेरे एक क्लास में एक इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करता था, इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा, ये 70 की दशक है, वो कंपनी टॉप 10 कंपनी में उस समय हुआ करती थी। आज वही कंपनी सौरभ टॉप 500 में नहीं है। क्यों? क्योंकि उस परिवार में इतने झगड़े हुए, उस परिवार ने कभी अपने आप को रीइन्वेंट नहीं किया। उनको लगा ये हमारा प्राइवेट कंपनी है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, और उसमें झगड़े हुए कई चीजों के लिए। दूसरा मेरा दोस्त कॉलेज में था, उसकी भी कंपनी टॉप 10 में थी, वो कंपनी अभी भी टॉप 100 में। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीईओ अपॉइंट किया प्रोफेशनल, पर उसे एम्पावर किया, उसे ताकत दी, उसे कहा देखिए जो आप करेंगे ना, मैं आपको पूरा मैं इसको समराइज कर देता हूं, थोड़ा समय की कमी है। जैसे राजदीप सरदेसाई हैं, प्रिंट में थे, फिर इनको लगा अब जलवा टीवी वालों का, तो टीवी में निकल लिए और सही समय पे डिजिटल में भी आ गए। ऑन दैट नोट वी विल एंड दिस सेशन। इस पर चर्चा होती रहेगी। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सत्र की तरफ। थैंक यू सो मच, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
नेता नगरी के इस दूसरे सत्र में आपका स्वागत है। मैं एक शब्द बोलता हूं गुजरात, और राजनीति के गलियारों में तमाम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर बातचीत शुरू हो जाती है। गुजरात बोलते ही इतिहास के विद्यार्थियों को गांधी याद आते हैं, पटेल याद आते हैं। गुजरात बोलते ही वर्तमान के विद्यार्थियों को नरेंद्र मोदी और अमित शाह याद आते हैं। आज की तारीख में सत्तारूढ़ भाजपा के दो सबसे कद्दावर नेता और इनकी शक्ति का स्रोत है गुजरात, क्योंकि इसी गुजरात मॉडल का जिक्र कर 2014 में ब्रांड नरेंद्र मोदी को पूरे भारत में, खास तौर पर उत्तर भारत में विज्ञापित किया गया था। और इसीलिए गुजरात के विधानसभा चुनाव, गुजरात के गढ़ को बचाए रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए खासा जरूरी था। 2017 में एक दिलचस्प चुनौती भाजपा के सामने कांग्रेस ने पेश की। कुछ नई उम्र की नई फसल सामने प्रस्तुत की गई। हार्दिक का जिक्र हुआ, जिग्नेश का जिक्र हुआ, और ठाकुर का जिक्र हुआ, अल्पेश का जिक्र हुआ, और लगा कि कांग्रेस इस बार अपनी चुनौती के दम पर बीजेपी को सत्ता से हटा सकती है। लेकिन 180 का खेल था, वहीं पर ठिठक गया, और आखिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, बीजेपी का संगठन और चुना चुनाया विकल्प, देखा परखा विकल्प, ये सारे फैक्टर्स रहे। हालांकि कांग्रेस के उस समय एक महत्वपूर्ण नेता और अब मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति ने एक बातचीत में कहा, हमने अल्पेश की सिफारिश पर कुछ ज्यादा ही टिकट बांट दिए और इसलिए सत्ता हमारे हाथ से छिटक गई। वैसे भी हाइंडसाइट विजडम की बात है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तर्क वितर्क किए जा सकते हैं। साल बीत गया है, कैलेंडर 5 दफा पलट चुका है। 2022 का साल है और इस साल के उत्तरार्ध में जिन दो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, उनमें से एक है हिमाचल और दूसरा है गुजरात। नेता नगरी के आज के सत्र में हम गुजरात की मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति पर विस्तार से बात करेंगे। नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे बतौर प्रधानमंत्री शुरू हो चुके हैं। हमने यूपी चुनाव के पहले देखा था किस तरह से लगातार उद्घाटन के कार्यक्रम और प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे थे। अब यूपी की जगह गुजरात आ गया है। गुजरात में जिस तरीके से कैबिनेट बदली गई, लोगों को छत्तीसगढ़ वाली शफलिंग याद आ गई जो 2019 के सांसदीय के चुनाव में भाजपा ने की थी। जिस तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का प्रभुत्व बढ़ रहा है, उनके राष्ट्रीय रोल की अभी से चर्चाएं दिल्ली में होने लगी हैं, उस पर बात करेंगे। नरेश पटेल की बात करेंगे, एक व्यक्ति, एक नाम जिसके लिए भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही अपने अपने सिरे से प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की संभावनाओं पर बात करेंगे और बात करेंगे कांग्रेस पर, क्योंकि हार्दिक पटेल ने तो दूल्हे की तमाम उपमाओं का इस्तेमाल करते हुए अपनी नाराजगी बयां कर दी है। और आज उनके जिस बयान से सुर्खियां बन रही हैं, वो बयान उन्होंने जिन पत्रकार को इंटरव्यू के दौरान दिया, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुजरात पर चर्चा पर मेरे साथ में मौजूद हैं 4 मेहमान, एक स्टूडियो से और 3 गुजरात से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगा अजय उम्मट से, जो कि नव गुजरात समय के एडिटर हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरी मेहमान हैं वाइब्स ऑफ इंडिया नाम की न्यूज वेबसाइट चलाने वाली दीपल त्रिवेदी। दीपल बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारी तीसरी आज की पैनलिस्ट हैं इंडिया टुडे समूह से जुड़ी गोपी घांगर। गोपी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका नेता नगरी में। बिल्कुल सौरभ। अच्छा, और चौथे मेहमान हैं वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जो गुजरात से अपना कनेक्शन जताने के लिए ये शूट शुरू होने से पहले जो ये 5 वाक्य याद करके आए थे गुजराती में, वो गोपी को सुना रहे थे बोल के, और उनसे साखी ले रहे थे कि देखो हमें गुजराती आती है। वेलकम टू यू मिस्टर सरदेसाई। आपने बहुत गलत चीज कही है गोपी जी, आप बताइए सौरभ को सच्चाई बताइए। यू हैव टू स्पीक इन गुजराती टू असेट योर पॉइंट। મારી ગુજરાતી બહુ સરસ છે। મારો જન્મ અમદાવાદમાં થયો છે। મારા જે નાના હતા ત્યાં 7 વર્ષ માટે ત્યાંના પોલીસ આઈજી હતા। મારી ગુજરાતી બહુ લાંબી એક પરિચય છે। તમે આવું ના કહેતા। तुम लोग आप लोग दिल्ली में रहते हैं, आप लोग दिल्ली में रहते हैं, आप हिंदी से आगे नहीं बढ़ते हैं। हम वेस्ट इंडियन हैं, हम मराठी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, थोड़ी बहुत कोंकणी जानते हैं, कोंकणी नहीं जानते हैं, थोड़ी बहुत जानते हैं, और इसके साथ साथ अंग्रेजी जानते हैं। कोंकणी नहीं जानते राजदीप जी, वरना अब तक पर्चा भर दिया होता। गोपी बहन, पहला सवाल मेरा आपसे है, हार्दिक पटेल की नाराजगी पर बहुत चर्चा हो रही है। कितने दिन बचे हैं हार्दिक के भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग में?
देखिए, हार्दिक पटेल नाराज है। आज जब मैं उनको मिली, उनका इंटरव्यू किया, हार्दिक पटेल ने साफ शब्दों में कहा जो स्टेट लीडरशिप है उनसे उनको दिक्कत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टेट लीडरशिप कांग्रेस जो है उसमें इतनी ज्यादा गुटबाजी है, लगातार जो लोग हैं उनको इग्नोर किए जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि हार्दिक ने मुझसे इस तरीके की बात की है, इससे पहले भी। और कोरोना काल की बात की जाए, कोरोना काल में हार्दिक पटेल के पिताजी का देहांत हुआ था, उस वक्त भी हार्दिक अपनी नाराजगी को जता रहे थे, क्योंकि कांग्रेस के ज्यादातर लीडर कोई उनको मिलने तक उनके घर नहीं गया। कोरोना काल चल रहा था, लेकिन जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ तब भी कांग्रेस के लीडर नहीं गए। उसकी जगह पे अगर बीजेपी की बात की जाए तो उस वक्त जब उनके पिताजी का देहांत हुआ था तो खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा, CR पाटिल, तब उस वक्त यहाँ पे CM विजय रूपानी हुआ करते थे, उन सब ने उनके साथ फोन करके उनके साथ पर्सनली बातचीत तक की थी और उनसे जो इस दुख की घड़ी थी उसमें वो शामिल भी हुए थे। लेकिन हार्दिक की नाराजगी है कि कांग्रेस के लीडर जहां होने चाहिए थे वहां पे कांग्रेस के किसी भी आला लीडर के जरिए फोन तक नहीं। गोपी बहन, नाम लेके बताइए ना, कौन से लीडर्स की बात कर रहे हैं, किन की तरफ संकेत कर रहे हैं? थोड़ा नाम खुल के, लल्लन टॉप में और नेता नगरी में खुल के बात होती है। देखिए, हार्दिक पटेल ने आज जो सीधा आरोप लगाया है वो स्टेट लीडरशिप से लगाया है। रघु देसाई पे भी आरोप लगा दिया, प्रभारी है यहाँ के, माफ कीजिएगा, रघु शर्मा, उन पे भी आरोप लगा दिया कि रघु शर्मा जो है वो लीडरशिप में कहीं ना कहीं वही सुनते हैं जो दूसरे नेता, जो उनके आसपास के 5-7 नेता है, वो जो कहते हैं वही सुनते हैं। साथ ही जगदीश ठाकुर जो कि स्टेट बीजेपी के स्टेट कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, जगदीश ठाकुर भी वही करते हैं जो आसपास के लोग उनको कहते हैं। कहीं सीधे तौर पर इतनी ज्यादा नाराजगी अगर जताई है तो और रघु शर्मा को एक बार फोन करके पूछना चाहिए कि क्यों, ऐसा किस लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। हार्दिक पटेल का कहना है, मुझे आज दिन तक किसी भी नेता ने फोन करके नहीं पूछा है कि हार्दिक पटेल क्यों इस तरीके के बयान दे रहे हैं। हार्दिक बोल रहा है कि मैं खुद काम करना चाहता हूँ, मैं बीजेपी को, मैं कांग्रेस को आगे ले जाना चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिक्कत है कांग्रेस की लीडरशिप में, उसकी वजह से ये सारी परेशानी हो रही है और यहाँ की जो स्टेट कांग्रेस है वो काम नहीं करने देना चाहती। यहाँ पे उन्होंने नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने एक चीज साफ शब्दों में मुझे कही कि मुझे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी ये है कि जो स्टेट कांग्रेस के लोग हैं, स्टेट कांग्रेस के लोग, उनके सामने जो असली पिक्चर होती है वो बयान नहीं करते हैं। उसका एक कहना ये भी था, जब द्वारका के अंदर राहुल गांधी आए थे और उन्होंने जब ये कहा कि मुझे कांग्रेस आइडियोलॉजी के अगर 5-10 लोग भी होंगे तब भी चलेगा, लेकिन दूसरे लोग जो कांग्रेस छोड़ के जाना चाहते हैं, जो आइडियोलॉजी के साथ नहीं है, वो उसको छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन हार्दिक ने कहा कि अगर इस तरीके से लीडरशिप भी बात करेगी तो क्या होगा, मतलब जो लोग हैं वो तो छोड़ के चले जाएंगे, आपको लोगों को साथ में जोड़ना है। 30 साल से सत्ता में नहीं है कांग्रेस, बावजूद उसके जहां बात आती है कि जीत के दिखाए, कुछ करके दिखाए, तो कांग्रेस एक दूसरे के जो नेता है वो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए। ये सीधा सीधा शब्दों में उन्होंने आरोप लगाया है। साथ ही बीजेपी की अगर बात करूं सौरव, तो बीजेपी को लेकर वो काफी कॉन्फिडेंट थे। वो ये कह रहे हैं कि उनकी लीडरशिप में कहीं ना कहीं उनको दम दिखता है कि कम से कम जो सच्चाई है वो कही जाती है, डिसीजन को तुरंत सामने बयान किया जाता है कि ये डिसीजन है, इस तरीके से लेंगे। नरेश पटेल को लेकर भी हार्दिक पटेल ने कहा कि नरेश पटेल को लेकर अगर बीजेपी होती तो कब का डिसीजन आ चुका है होता कि हाँ लेना है, हाँ नहीं लेना है। लेकिन कांग्रेस पिछले 1.5 से 2 महीने तक एक ही चीज पे अटकी हुई है, जो उनकी कुछ शर्त नरेश पटेल के जरिए रखी गई है, ना उस पर कोई सुनवाई हो रही है। तो किस तरीके से ऐसे चुनावी मैदान में उतरा जाएगा? तो सीधा सीधा हार्दिक का जो इशारा था वो कहीं ना कहीं अपनी जो नाराजगी है कांग्रेस स्टेट लीडरशिप के साथ, उसको लेकर उसने जताई। सौरभ, ऑलराइट। दीपल बहन, हमने हार्दिक पटेल की नाराजगी तो सुन ली, मैं जो बाकी स्टेट लीडरशिप है उसकी नाराजगी और उसके रिजर्वेशन जानना चाहता हूं। क्या उनको लगता है कि हार्दिक पटेल एक फ्लूक थे, एक पाटीदार अनामत आंदोलन हुआ, उसके एकदम पोस्टर बॉय बने, कुछ उन्होंने फ्री स्पीच दी और वो एक दौर था जो बीत गया, क्योंकि उसके बाद से तो वो कोई ऐसा कौशल दिखा नहीं पाए हैं?
सौरभ, ये गोपी ने बहुत अच्छी बात की। जो हार्दिक के ग्रीवियंसेस है उसमें मुझे एक चीज ऐड करनी है कि इसके अभी उसको ये जो स्टेट लीडरशिप है, प्रेसिडेंट जगदीश ठाकुर, गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा, इन दो के तरफ उनकी नाराजगी थोड़ी ज्यादा है। पर हार्दिक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले जो भी प्रेसिडेंट हुआ है, वो भरत सोलंकी हो, अमित चावड़ा हो, या पहले के गुजरात के प्रभारी राजीव सातव हो, उनके सभी के सामने उनको कोई ना कोई पॉइंट रहा है और उन्होंने विद्रोह किया है। मुझे याद है कि राजीव सातव ने लास्ट जुलाई मुझे बताया था कि हार्दिक ने क्लियरली उनको फोन करके बोला था कि मुझे मेरे बर्थडे के पहले वाइस प्रेसिडेंट बना दो वरना मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तो ये बहुत इमैच्योर बिहेवियर था। हार्दिक यंग है, हार्दिक एम्बिशियस है, ये सब सही बातें हैं, पर मैं मानती हूँ कि सब पार्टी की अलग अलग फंक्शनिंग की स्टाइल होती है। अभी वो जो फ्रीडम, अभी उनको जो फ्रीडम लग रहा है भाजपा में, वो भाजपा के लोगों से बात करें तो हमें समझ में आए कि कितना फ्रीडम है भाजपा में, कि इंटरनल डेमोक्रेसी कितनी है। इतना भाजपा में रहकर हार्दिक ऐसा व्यू दे सकता था? वो कभी नहीं बोल सकता था। सो एवरीवन हैज अ डिफरेंट व्यू पॉइंट। हार्दिक अपनी बात में सही है। मैं ये मानती हूँ कि गुजरात कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, पर कल ही गुजरात कांग्रेस ने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था जब नरेंद्र मोदी गुजरात आए। हार्दिक ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब ऐसे ऑब्वियस डिस्प्लेजर दिखाना, आई डोंट थिंक इट इज गुड फॉर हार्दिक ऑल्सो एंड फॉर द पार्टी ऑल्सो। पर मैं इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस को जो करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन, एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन, वो रोल प्ले करने में कांग्रेस बिल्कुल सफल नहीं रही है। ऑलराइट, अजय उमर जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, हाउस ऑफ कांग्रेस कितनी व्यवस्थित, कितनी अव्यवस्थित नजर आ रही है? फैक्शनलिज्म कितना दिख रहा है? क्या उनकी स्ट्रेटजी है, कोई तैयारी है, या पहले गिव अप कर चुके हैं? तो कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर काफी इनडिसिसिव है। आपने देखा होगा कि 2019 इलेक्शन जब पूरा हुआ उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्टी प्रेसिडेंट ने नैतिकता के नाम पे इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अभी 3 महीने पहले तक तो न गुजरात में कोई प्रभारी था, न गुजरात में कोई पार्टी प्रेसिडेंट था, न गुजरात में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन था। नंबर 1। नंबर 2, गुजरात में फैक्शनलिज्म काफी है, काफी बड़ी गुटबंदी है, 5 अलग अलग गुट है, और हार्दिक जो है अपने लिए कहीं कोई पोजीशन नहीं बना पा रहा है। सर, कौन कौन से 5 गुट है, जरा बता दीजिए हम लोगों को और दर्शकों को भी, जो नॉन गुजराती दर्शक हैं। हाँ, एक तो भरत सिंह सोलंकी और अमित चावड़ा वाला ग्रुप है, दूसरा जो है शक्ति सिंह गोहिल वाला ग्रुप है, तीसरा जो है अर्जुन मोढवालिया वाला ग्रुप है, चौथा जो है वो सिद्धार्थ पटेल वाला ग्रुप है जो पाटीदार ग्रुप है, और 5वां जो है वो जगदीश ठाकुर जो अभी पार्टी प्रेसिडेंट बने, और 6ठा एक ग्रुप बनने जा रहा है जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो जिनको असेंबली में बनाया है, सुखराम राठवा, वो भी अपने ट्राइबल लीडर्स को अपने साथ लेके अपना भी एक गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत न कपास जुलाहे में लट्ठम लट्ठा है। दूसरा ट्रेजेडी ये है कि जितने लीडर हैं लेकिन फॉलोअर्स तो कोई दिख नहीं रहे हैं मुझे ग्राउंड पे। अब हार्दिक को लगता है मैं भी एक अपना गुट बनाऊं, और दूसरा हार्दिक बातें कितनी भी करे, बीजेपी में जैसे दीपल ने कहा, बीजेपी में उसको ना तो कोई आजादी मिलेगी, जैसे अल्पेश ठाकुर जैसी स्थिति हुई है वैसे शायद उसकी वहां स्थिति होगी, और बीजेपी, हार्दिक भले कहता हो बीजेपी उसको लेने के लिए उत्सुक है कि नहीं वो भी कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा सिग्नल नहीं है कि वो हार्दिक को लेने के लिए तैयार हो। बल्कि मेरी आज एक सीनियर लीडर से बात भी हुई तो उसने मुझे कहा कि हार्दिक को लेने से पार्टी को क्या फायदा होगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि बीजेपी, हार्दिक अपना शायद स्टॉक बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन बीजेपी उसको लेके बहुत उत्सुक नहीं है, और अगर शायद ले भी लिया तो जैसे बाकी कांग्रेस से जो लीडर लोग गए हैं वहां पर उनको साइडलाइन कर दिया, वैसे हार्दिक को भी साइडलाइन कर देंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हार्दिक थोड़ा इनसिक्योरिटी महसूस कर रहा है कि अगर नरेश पटेल आ गया तो मेरा जो पोजीशन है जो पार्टी में एक पटेल लीडर के तहत उसका क्या होगा, इसलिए वो अपनी पोजीशन को थोड़ा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। बाकी मुझे नहीं लगता कि हार्दिक कुछ ज्यादा कर पाएगा। 2019 के चुनाव में भी उसने कुछ
अपना करिश्मा नहीं बता पाया, और उसके पहले भी जैसे स्थानिक कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, नगर पालिका, महानगर पालिका में, उसमें भी कोई हार्दिक का इम्पैक्ट मुझे नहीं दिखता। अच्छा राजदीप जी, सौरभ मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जो अजय भाई ने बोला उसमें मैं ऐड करूंगी कि जो लास्ट थोड़े महीने पहले कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, उसमें डायरेक्ट एलिगेशंस है हार्दिक पटेल पर कि उन्होंने सूरत में आम आदमी पार्टी को, सब पटेल कैंडिडेट्स को डायरेक्टली हेल्प किया था, और जब हार्दिक को पूछा गया था ये बात तो उसने डिनाई भी नहीं किया था। देखिए गुजरात में स्टॉक मार्केट बहुत चलता है और हार्दिक पटेल अपना स्टॉक बढ़ाने में लगे हैं। कुछ महीनों तक यह बात चल रही थी कि वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। दीपल ने जो अभी कहा, मैंने भी सुना है, कुछ आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल को फोन कर रहे हैं और फोन पर अच्छी उनकी बात हो रही है, और ये एक प्रचार किया गया कि शायद हार्दिक पटेल आम आदमी पार्टी में जाए। अब बात हो रही है, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, वो बीजेपी में आना चाहते हैं। वो एक ऐसे समय में जहां नरेश पटेल, जो जिसकी जरूर चर्चा होगी, डिस्कस अबाउट हिम, हाँ, उनकी चर्चा हो रही है, तो हार्दिक पटेल कहां जाएंगे ये सवाल उठ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, हार्दिक पटेल को लाया कौन? हार्दिक पटेल एक ऐसे समय कांग्रेस में आए जब राहुल गांधी बिल्कुल सक्रिय थे उस समय, यानी ऐसा लग रहा था 2019 चुनाव के पहले कि राहुल गांधी पूरी तरह से नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस का और आगे बढ़ा रहे, और राहुल गांधी के साथ यंग ब्रिगेड आएगा। उस यंग ब्रिगेड में हार्दिक आए। अब 6 महीने पहले या 6-7 महीने पहले आपको जानकारी होगी, यहां दिल्ली में बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कन्हैया कुमार को पार्टी में लाया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया कुमार थे, जिग्नेश मेवानी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एमएलए है गुजरात से, वो थे। हालांकि वो शामिल नहीं हुए पार्टी में, कन्हैया कुमार शामिल हुए। जिग्नेश मेवानी ने मुझसे कहा कि वो चुनाव आते आते वो शामिल हो गए, क्योंकि अगर वो उस समय कांग्रेस में चले जाते तो शायद उनकी सदस्यता चली जाती। और तीसरे व्यक्ति कौन थे वहां बैठे हुए? हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल उस ग्रुप से जुड़े जाते हैं, जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार, उनको यंग टर्क्स की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा था। इंडिया टुडे ने कवर स्टोरी भी की थी गुजरात के 2017 चुनाव के पहले, जिसमें अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी थे। तो हार्दिक को लगा कि मैं अब राहुल गांधी के करीब आ गया हूं, लेकिन मुझे मिला क्या है? यह सवाल हार्दिक ने मुझे उस दिन भी कांग्रेस में के हेडक्वार्टर्स में जब मैं उनसे मिला था तो मैंने पूछा कि गुजरात में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा, क्या कहूं राजदीप जी, इतने साल अब हो गए कांग्रेस ने, लेकिन मुझे कुछ दिया नहीं गया। पर मैंने कहा, आपको तो वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। उन्होंने, वर्किंग प्रेसिडेंट का क्या मतलब है, उससे कुछ होता नहीं है। देखिए, कांग्रेस में गुजरात में यह सबसे बड़ी समस्या रही है कि टू मेनी लीडर्स, कोई फॉलोअर्स बहुत कम, और उन लीडर्स में जो गुटबाजी होती है वो इस तरह से होती है कि लगता है कि किसी को पार्टी से कोई लगाव या लॉयल्टी नहीं है। आपको मालूम होगा कि कई सालों तक इसी गुजरात में शंकर सिंह वाघेला का वर्चस्व रहा था। क्यों? क्योंकि शंकर सिंह वाघेला बाहर से आए थे, लेकिन उनको वो एक गुट के लिए कन्वीनियंट एक तरह से लीडर बन गए थे। अहमद पटेल कई सालों तक जब तक थे, वो एक तरह से रिमोट कंट्रोल करना चाहते थे गुजरात को दिल्ली में बैठकर। अब ऐसे इस पार्टी में आप क्या करोगे? जैसे मैंने कहा, 75 जनरल सेक्रेटरीज और 25 वाइस प्रेसिडेंट आप अपॉइंट करते हैं इस साल। मुझे लगता है 1 महीने पहले अपॉइंटमेंट्स हुई है। कैसे चल सकता है? कौन सी पार्टी चल सकती है जब आप इतने लोगों को वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, हर आदमी को आप सेटिस्फाई करना चाहते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी पूरी तरह से पार्टी पर कमान हो या लोगों के साथ कनेक्ट हो। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह है, जो पूरी तरह से एक तरह से गुजरात को अपने कंट्रोल करते हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल। नहीं, इसमें तो बीजेपी और कांग्रेस में कॉन्ट्रास्ट देखिए। राजदीप जी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात को कंट्रोल करते हैं, लेकिन कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने इस तरफ ध्यान दिलाया है कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपने ढंग से वहां गुजरात में बीजेपी को चला रहे हैं। तो कलेक्टिवली यस, इट्स अ टीम, लेकिन जिस तरह से विजय रूपानी के वहां पर सीएम रहते हुए अमित शाह का से था, वो भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल के रहते हुए वैसा से नहीं है। इस पर मैं आप तीनों विद्वानों की, गोपी, आई विल स्टार्ट विद यू। देखिए सौरभ, सबसे पहली बात जो राजदीप बता रहे हैं, आपको पहले तो ये बता दूं कि अगर कांग्रेस की गुजरात में बात की जाए
तो कांग्रेस के जितने भी नेता है उनके खुद के फॉलोअर्स है, ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी के फॉलोअर है। अगर कोई एक नेता जाता है तो समझ लीजिए पूरी की पूरी सीट चली जाती है, यानी एक इंडिविजुअल पर्सन जो है, एक एमएलए है, उसके फॉलोअर्स है, उनके समर्थक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के समर्थक नहीं है। वही चीज गुजरात में बीजेपी कर रही है। अगर आदिवासी वोट बैंक की बात की जाए तो आदिवासी के 5 नेता को जो दक्षिण गुजरात से आते हैं उनको बीजेपी ने कांग्रेस के एमएलए को खुद में शामिल कर लिया। अब हालात ये है कि कांग्रेस वहां पे दूसरा कोई ऐसा ढंग का नेता तक नहीं दे पा रही है, क्योंकि पूरा का पूरा जो वोट बैंक है वो नेता के साथ ही चला जाता है। और बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी में जहां पे आपने बताया कि मुख्यमंत्री और सीआर पाटिल चला रहे हैं गुजरात को, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री हाल ही में 3 दिन का दौरा करके यहाँ से गए हैं, प्रधानमंत्री लगातार हर एक मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री रहते थे। प्रधानमंत्री अपनी स्पीच की शुरुआत में ये चीज कहते हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री मृदु और मक्कम, यानी कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता का लोगों को एहसास करवाना पड़ रहा है कि हाँ ये हमारे मुख्यमंत्री है। क्योंकि गुजरात के अंदर 2014 में जब से नरेंद्र भाई गुजरात से गए हैं, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, वो स्टेट लीडरशिप का वैक्यूम कह सकते हैं। क्योंकि आनंदीबेन यहाँ पे आई तो उनका जो नरेंद्र भाई यहाँ पे थे तो उस मुकाम पे वो नहीं पहुंच पाई थी जिस मुकाम पे भाई थे। उसके बाद विजय रूपानी आए, उस मुकाम पे भी नहीं पहुंच पाए जहां पे आनंदीबेन थी। अब भूपेंद्र भाई आए हैं, ऐसी एक क्लीन इमेज के साथ आए हैं, लेकिन लोगों में कोई नहीं जानता है। अगर हम आदिवासी इलाके की बात करें, हम अगर किसी भी सौराष्ट्र के गांव की बात करें तो भूपेंद्र भाई को जानने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। तो यही वजह है कि प्रधानमंत्री अपने मन से उनकी तारीफ कर रहे हैं लगातार। हर एक प्रोग्राम में उन्होंने जितने भी प्रोग्राम किए, यहाँ तक कि डिजिटली भी उन्होंने जितने भी एड्रेस किए, उसमें हर बार उन्होंने ये बोला है कि मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मृदु और मक्कम, यानी कहीं ना कहीं आपको ये जताना पड़ रहा है कि ये हमारी स्टेट लीडरशिप है। अच्छा करो जी, मैं बाकी दोनों अपने जो मेहमान हैं अजय जी और दीपल जी, उनसे भी जानना चाहता हूं कि बीजेपी में अभी पावर डायनेमिक्स कैसी नजर आ रही है गुजरात के लेवल पे। क्योंकि दिल्ली के गलियारों में ये चर्चा भी थी कि भूपेंद्र पटेल एक स्टॉप गेट रेजिमेंट है और हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के बाद कोई नई लीडरशिप, कोई नया नाम वहां पर प्रस्तुत किया जाए। ये भी बात हुई। ये भी बात हो रही कि बीजेपी 2017 के मुकाबले इस बार ज्यादा एश्योर्ड महसूस कर रही है। सीआर पाटिल ने तो बाकायदा 150 का टारगेट भी बता दिया, क्योंकि कांग्रेस का हाउस डिवाइडेड दिख रहा है, कमजोर दिख रहा है, और आम आदमी पार्टी के आने से ट्रायंगुलर फाइट है, और ट्रायंगुलर फाइट बीजेपी को सूट करती है। एक पॉलिटिकल साइंस का टर्म भी यूज किया जाता है, पार्टी स्टेट। जब लगातार कोई पार्टी सत्ता में हो और संगठन का सरकार में से लगातार बढ़ता जाए हर लेवल पे। कभी यही बात कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, खासतौर पर सीपीएम के लिए बंगाल में कही जाती थी कि एक पार्टी स्टेट है। वैसे ही कहा जाता है कि गुजरात बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए एक पार्टी स्टेट के तौर पर है। तो बीजेपी की रणनीति और बीजेपी कितनी आश्वस्त दिख रही है, इसके बारे में मैं अजय उम्मट जी और दीपल त्रिवेदी जी आपसे जानना चाहूंगा। उसके पहले आपका एक कह दूं, एक जो 2017 में एक और फर्क था। 2017 के पहले, चुनाव के पहले पाटीदार एजिटेशन जिस तरह से बड़ा था, उसी से मोमेंटम मिला था कांग्रेस को। इसलिए लगा था कि कांग्रेस के साथ मोमेंटम है और बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगा। ये वजह बहुत बड़ी थी जो इस बार नजर नहीं आती जिस तरह से 2017। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि भाजपा ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही है। जी अजय जी, भाजपा आश्वस्त जरूर नजर आ रही है, लेकिन भाजपा बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री मैं आपको बताऊं कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे आए। 11 मार्च को नरेंद्र मोदी जो थे वो गुजरात में आ गए थे। उन्होंने गुजरात में एयरपोर्ट से लेके कमलम, मतलब पार्टी का हेडक्वार्टर है, वहां तक शो किया। और जब वो वहां बैठे थे तो पार्टी के गुजरात प्रदेश प्रमुख सीआर पाटिल ने अपने प्रवचन में वड़ा प्रधान की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश इतना टफ था, वहां हम 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ के वापस चुनाव जीत गए, तो गुजरात में तो हम 182 सीट ले आएंगे। तो नरेंद्र भाई ने अपनी स्पीच की शुरुआत में कहा कि बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में आने की जरूरत नहीं है, ये गुजरात हमारा गुजरात मॉडल है और इसलिए हमें चुनाव में हराने के लिए पूरे देश से ताकत
मेरे खिलाफ और भाजपा के खिलाफ आ सकती है, इसलिए बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि 40 वीक का हमारे पास टाइम है और 40 वीक में 2 वीक तो हमारे पार्टी के कई नेता जो रोने वाले हैं उनको समझाने बुझाने में लगेगा। तो ये जब उनका जो स्टेटमेंट था वो कई लोगों को समझ में नहीं आया, फिर पहली बेंच से जब तालियां बजी तो फिर मोदी जी ने उसको एलॉबरेट करते हुए कहा कि काफी लोगों की टिकट इन वे कटने वाली है और उन लोगों को समझाने बुझाने में हो सकता है 2 सप्ताह का टाइम जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि 38 वीक्स हमारे पास हैं और 38 वीक्स का पूरा प्लानिंग करना चाहिए। मोदी जी ने डिसाइड किया कि कौन से 3 वीक स्टेट्स, 3 वीक डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे बनासकांठा वीक है, दाहोद वीक है या जामनगर डिस्ट्रिक्ट वीक है। तो उन्होंने इस बार अपना दौरा जो है ये 3 डिस्ट्रिक्टों में किया। कोऑपरेटिव सेक्टर में गए, डेयरी और पोटैटो प्लांट का उद्घाटन किया, दाहोद में गए, ट्राइबल बेल्ट के साथ उन्होंने संवाद किया, जामनगर में गए, वहां आपके जो महाराजा थे उनके घर गए, प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद एक महाराजा के घर गए, उनके साथ बातचीत की। इतना ही नहीं, उन्होंने केजरीवाल की जो यूएसपी है एजुकेशन और हेल्थ, उन दोनों को ध्वस्त करने के लिए प्रोग्राम जो थे एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के बनाए। और अब वापस प्राइम मिनिस्टर 1 मई को 3 और डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोग्राम करने आ रहे हैं। और जब शाम को मुझे याद है कि 18 तारीख की शाम को उन्होंने कैबिनेट के हर एक मंत्री को बुला के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है वो पूछा, चीफ मिनिस्टर से बात की, पार्टी प्रेसिडेंट से बात की और वहां के लोगों से संवाद किया। मतलब मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर जरा भी ओवर कॉन्फिडेंट है और चांस लेना चाहते हैं। दीपल जी, बीजेपी की तैयारी, बीजेपी के चेहरे, बीजेपी की रणनीति क्या है? जैसे अजय भाई ने बोला, मैं भी मानती हूँ कि बीजेपी है वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, पर वो रियलिस्टिकली, मैं ऐसा मानती हूँ कि वो रियलिस्टिकली बिलीव करती है कि गुजरात उन्हीं का है। और उनके पास कारण भी है ये बिलीव करने का, क्योंकि कांग्रेस और आप की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। गोपी जो बोल रही थी कि लीडर के साथ ही, बीजेपी ऐसी कैडर बेस्ड पार्टी है कि उनके जो गुजरात के जनसंघ के फाउंडर और बीजेपी के फाउंडर केशुभाई पटेल ने जब भाजपा छोड़ी तो उनके साथ बहुत ज्यादा लोगों ने पार्टी भी नहीं छोड़ी, और जब उन्होंने कंटेस्ट किया तभी उनके कैंडिडेट्स, और वो खुद ने नहीं किया था, पर उनके एक भी कैंडिडेट ने कुछ कमाल नहीं दिखाया, क्योंकि बीजेपी को ही वोट दिया, तभी उन्होंने पी फॉर पटेल ऐसा नहीं देखा। तो अगर कोई मानता हो कि एक पटेल को नाराज करने से बीजेपी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगी और कुछ प्रॉब्लम होगा, तो वो गलत बात है। क्योंकि बीजेपी में एक दिक्कत बोलो या कार्डर बेस्ड पार्टी बोलो, डिसिप्लिन चलता है। अभी क्या जो माहौल है, मैं ये मानती हूँ कि बीजेपी ने अपनी प्रिपरेशंस बहुत साइंटिफिकली और स्ट्रैटेजिकली कर ली है। मुझे एक भी पॉलिटिकल पार्टी भारत की याद नहीं है जो वैकेशन की घोषणा कर सके। अभी गुजरात में भाजपा ने 3 दिन का वैकेशन की घोषणा की है कि भाई 3 दिन वैकेशन ले लो, फिर हमें बहुत सिस्टमैटिकली ये कमिंग वीक्स जो है उसमें काम करना है। जैसे पहले बोला गया कि 38 वीक्स का एक कॉन्क्रीट प्रोग्राम है उन लोगों के पास, कि ये उन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट्स है वो 3 कैटेगरी में, कि इनसिक्योर, सिक्योर, नॉट श्योर बन के उन पर फोकस करना, उनके लिए क्या डेवलपमेंटल स्कीम्स करना है, ये सब प्लान करके रखा है। और जहां फ्रीडम की और आप बोलते हो बात, तो भूपेंद्र भाई एक बहुत सौम्य, बहुत अच्छे आदमी है। मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हूँ, वो हमारे कॉर्पोरेटर भी रह चुके हैं, पर उनका पॉलिटिकल प्रेजेंस इतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये मानना कि नरेंद्र मोदी उन्हें रिपीट करेंगे, वो अभी हम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते हैं। और बीजेपी स्ट्रांग नहीं थी, इसीलिए तो विजय रूपानी को ही नहीं, पूरे कैबिनेट को नया फेस ओवर देना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ तभी भी बीजेपी कॉन्फिडेंट नहीं थी, और अभी भी बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पूरे देश से ओपोजिशन गुजरात में फोकस करने वाला है। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस,
जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, मुझे 2022 दिसंबर इलेक्शंस बीजेपी की फेवर में अभी से लग रहे हैं। नहीं, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया दीपल जी कि सौरभ जी ने कहा कि नहीं, अब जब भूपेंद्र भाई है और सीआर पाटिल है, अब मोदी जी और शाह जी की चलती नहीं है। नहीं राजदीप जी ये देखिए, एक सेकंड मिसकोट कर रहे हैं और देखिए मैं आपको बता देता हूं क्योंकि वीडियो यही है, दोबारा प्ले करना पड़ेगा। मैं आप सुन लीजिए दोबारा। है हाथ कंगन को आरसी क्या। मैंने ये कहा कि कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का ये कहना, नरेंद्र मोदी तो सर्वशक्तिमान नेता है, नोबडी कैन चैलेंज हिम विद बीजेपी इन गुजरात को नो चांस, गुजरात एंड नेशन एज वेल, ओके एज ऑफ नाउ। ओके, लोगों ने यह कहा कि सीआर पाटिल की अपनी वर्किंग स्टाइल है और जब भूपेंद्र पटेल वहां पर सीएम बनाए गए, कैबिनेट में रद्दोबदल किए गए और सीआर पाटिल को बीजेपी संगठन की कमान सौंपी गई, तो जिस तरह से विजय रूपानी के कार्यकाल में अमित शाह का दखल या इन्फ्लुएंस हुआ करता था गुजरात सरकार पर, यह जो नई जोड़ी तैयार की गई भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल की, इनको ज्यादा स्वायत्तता, ज्यादा संप्रभुता दी गई है ऑपरेट करने में, ऐसा कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने कहा। तो ये कोई क्यों कहेगा नेता नगरी में कि नरेंद्र मोदी की गुजरात में नहीं चलती है? नहीं, मेरा आपसे ये कहना है, आप जानिए भूपेंद्र पटेल आनंदी भाई के बड़े नजदीक माने जाते हैं। हाँ। आनंदी भाई उनकी मेंटोर एक तरह से है। आनंदीबेन आनंदीबेन पटेल उनकी मेंटोर है जी। तो आनंदीबेन पटेल उनकी मेंटोर है, इसलिए ये कहा जाता है कि भूपेंद्र भाई पहले आनंदीबेन की सुनेंगे, अमित शाह की नहीं। विजय रूपाणी माना जाता था, अमित शाह की सुनेंगे पहले क्योंकि वो अमित शाह के करीब थे। ये यहां तक आपकी बात सही है। अच्छा। सीआर पाटिल आप जानिए, सीआर पाटिल वही सीआर पाटिल है जो वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है पूरी तरह से संभालते थे जी। उनकी और नरेंद्र मोदी की बड़ी करीब रिलेशनशिप है। हाँ। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि अमित शाह के जो पर्सनल कनेक्शन रूपानी जी के साथ थे, शायद आज उसी तरह से पर्सनल कनेक्शन भूपेंद्र भाई और आनंदीबेन के बीच और में। मैंने क्या कहा? लेकिन आप ये जानिए, नहीं ये जानिए, हाँ। अमित शाह जी अभी भी बहुत ही सक्रिय है। जहां तक गुजरात है, वो अभी भी चीजें को बड़ी बारीकी से देखते हैं। अभी भी जब चुनाव की रणनीति हो रही है अगले 38 हफ्तों के लिए, अमित शाह जी का रोल है उसमें। Who can deny that? Who will say this कि अमित शाह का गुजरात में रोल नहीं है? और उसी के साथ साथ ये कि स्वतंत्रता है। आप जानिए अभी भी गुजरात की राजनीति दिल्ली से की जाती है टू सम एक्सटेंट। PMO does monitor Not to some extent. सुन लेते हैं जी। सॉरी राजदीप, not to some extent. To large extent. Large extent. Yes, I know. देखो इसीलिए मैं कह रहा हूं, इन्होंने Right, कहा और अगर अमित शाह नहीं होते तो लास्ट इलेक्शन कोई फ्रीडम नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड मिस्टर सौरभ द्विवेदी, वेदर इट इज विजय रूपानी's गवर्नमेंट और भूपेंद्र भाई's गवर्नमेंट, there is the Modi Shah duo which I have called Gujarat Jodi number 1 is still very much operative. Anandiben at the end of the day has her own limitations. As a UP governor, there is only so much that she can do in a day-to-day political environment. Yes, चुनाव आते अपने कुछ लोगों को वो सीट देना चाहिए। I think her daughter will be contesting. Yeah, whether her daughter contests or not. अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, आप तीनों लोग गुजरात में हैं, एक्टिव जर्नलिस्ट हैं, सीआर पाटिल के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है आजकल दिल्ली में। क्या है उनका प्रोफाइल, क्या है उनकी स्ट्रेंथ और क्या है उनकी वर्किंग स्टाइल? देखिए सौरभ, सबसे पहले सीआर पाटिल की वर्किंग स्टाइल की अगर बात करें तो सीआर पाटिल यहाँ पे कहा जाता है कि नरेंद्र भाई के बेहद करीबी है। उनका जो भी डिसीजन होगा वो नरेंद्र भाई का डिसीजन होगा। और गुजरात में हर कोई एक चीज साफ है कि गुजरात में कोई अमित भाई को मना कर सकता है लेकिन नरेंद्र भाई को मना नहीं कर सकता है। तो ये चीज साफ है कि सीआर पाटिल का डिसीजन मतलब नरेंद्र भाई का डिसीजन, और जो भी फैसला लिया जाता है वो नरेंद्र भाई के कहने पे लिया जाता है। इस तरीके का एक एस्टेब्लिशमेंट है और सीआर पाटिल ने वो किया है। हालांकि जब मंत्रिमंडल बना तो कई सारे चेहरों को, इसमें से कुछ ऐसे चेहरे थे जिसे सीआर पाटिल लेना नहीं चाहते थे, लेकिन हाँ उनको लेना पड़ा। वो था दबाव, अमित शाह का दबाव था, वो कहा जाता है। लेकिन सीआर पाटिल के लिए अगर एक बात कही जाती है तो वो संगठन में बहुत माहिर है, क्योंकि अमित शाह के लिए अब तक ये कहा जाता था कि उनका संगठन और पेज समिति का जो काम है वैसा काम कोई नहीं कर सकता है। लेकिन सीआर पाटिल जब से गुजरात में बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बने हैं
तब से ऐसा एक भी इलेक्शन नहीं है जो बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री से ना जीती हो। जो पेज प्रमुख की बात हो तो उनका वो चीज भी काफी बेहतर है, यानी हर एक चीज माइक्रो प्लानिंग के साथ चलती है। दूसरा, वो सूरत से आते हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके साथ उनका कनेक्शन जो है वो बहुत अच्छा है, यानी पैसों के लेकर हर एक चीज में। क्योंकि आज ही मेरी किसी के साथ बातचीत हो रही थी बीजेपी नेता के साथ, तो उनका ये कहना है कि सीआर पाटिल जो है वो बहुत अच्छा फंड मैनेज भी करते हैं। जितना बीजेपी यूज करती है फंड, उतना अच्छा फंड मैनेज करते हैं। और साथ ही सौराष्ट्र में, क्योंकि आधा जो सौराष्ट्र यानी अमरेली, भावनगर या ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे जो बिजनेसमैन है ये सारे सूरत से बिलोंग करते हैं। तो सूरत के जरिए वो आधे सौराष्ट्र को भी एड्रेस करते हैं, या कहीं ना कहीं उनके साथ जो उनकी चीजें हैं वो जुड़ी हुई है, तो उसको भी उसका असर जो है वो रहता है। यानी सीआर पाटिल को ये माना जाता है कि फिलहाल, हालांकि ये सारी चीजें जो आरोप है वो विपक्ष लगाते हैं कि वो सुपर सीएम है। जैसे पहले अमित शाह के लिए कहा जाता था कि विजय रूपाणी भले ही गुजरात के मुख्यमंत्री है लेकिन सुपर सीएम अमित शाह है, वैसे ही आज भी ये विपक्ष आरोप लगाती है कि मुख्यमंत्री भले ही भूपेंद्र पटेल है लेकिन सुपर सीएम तो सीआर पाटिल ही है। वेरी इंटरेस्टिंग। सीआर पाटिल मेरी तरह एक तरह से है, क्योंकि अच्छा, ये देखिए राजदीप जी ने नेता नगरी में बनाती थी कि वो सुपर सीएम है। इट्स अ मराठी गुजराती कनेक्शन, मराठी गुजराती कनेक्शन। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, सुन तो लीजिए, जब आप गोपी बहन की इंटरप्रिटेशन सुन रहे थे तो आपको लग रहा था कि मैंने जो ओपनिंग रिमार्क दिया उसको वो एक्सटेंड कर रही हैं, वो सारे फैक्टर्स गिनवा रही थी, आप एकदम से बोले अरे मैंने क्या बोल दिया? नहीं, आप ये कहना चाहते, मुझे लगा कि आप ये कह रहे थे कि ये नई जो रेजिम है भूपेंद्र भाई और सीआर पाटिल की वजह से कहीं ना कहीं जो अमित शाह और मोदी जी जिस तरह से कंट्रोल कर रहे थे गुजरात को, वो थोड़ा कंट्रोल कम हुआ। मेरा ये कहना था कि आप जानिए सीआर पाटिल इज अ क्लियर मिस्टर मोदी मैन, भूपेंद्र भाई मे बी आनंदी बेन्स मैन एट वन टाइम, लेकिन ये गुजरात की सरकार रन्स थ्रू सीआर पाटिल। वन स्मॉल थिंग, सीआर पाटिल में इंटरेस्टिंग बात है, जन्म उनका जलगांव में हुआ और वो गुजरात में सक्रिय हुए, पुलिस कांस्टेबल हुआ करते थे, पुलिस से सस्पेंड हुए प्रोहिबिशन बूटलेगिंग के चार्जेस में, उस समय वो सस्पेंड हुए और बड़ी मार्जिन से हमेशा जीतते हैं। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज गुजरात हैज वेलकम सीआर पाटिल हु इज एक्चुअली फ्रॉम महाराष्ट्र, उनकी ओरिजिन महाराष्ट्र से है। अब वेरी इंटरेस्टिंग इन अ सेंस, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की राजनीति में क्या ये आसानी से होता नहीं है किसी दूसरे राज्य से कोई व्यक्ति आ जाए और अपने आप अपनी एक पहचान बना दे। बट यू आर राइट, लेट मी ऑल्सो से दैट सीआर पाटिल यू कैन से हैज एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ नेता विच इन गुजरात ड्यूरिंग मोदी ईयर, जब मोदी मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र भाई और कोई नहीं, अमित शाह वॉज मिस्टर मोदीज मेन मैन। आप देखेंगे जब मोदी मुख्यमंत्री थे 10 से ज्यादा मंत्रालय अमित शाह संभालते थे। जब से अमित शाह जी दिल्ली आए हैं, जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं तब और पार्टी अध्यक्ष नहीं रहे हैं, तब से सीआर पाटिल का वजूद गुजरात में जरूर बढ़ा है, ये आप कह सकते हैं। मेरा आपसे इतना ही इत्तेफाक था कि ये हम नहीं कह सकते कि द मोदी शाह कंबाइंड डज नॉट स्टिल लुक एट गुजरात as their home state which they will control. It is their home state. Who can deny the fact? Which they will control. Deepalven, your turn. I think Radip is correct when he says, that it is Modi Shah that actually rules the state. But Radip, एक पॉइंट पे मैं आपसे डिसएग्री करूंगी कि गुजरात में ये जरूरी नहीं है कि बर्थ का हुआ हो। मेरा बर्थ लंदन में भी हो सकता है, विजय रूपाणी का बर्मा में भी हो सकता है और सीआर पाटिल का जलगांव में। It's a very inclusive state that way. नहीं, दीपल बेन, मेरे ग्रैंडफादर, मैं बड़ी अच्छी आज एक कहानी बताता हूँ नेता नगरी पे। मेरे ग्रैंडफादर महाराष्ट्र से आते, कोल्हापुर में उनका जन्म हुआ, वो पुराने बॉम्बे स्टेट पुलिस काडर के ऑफिसर थे। 1960 में विभाजन होता है महाराष्ट्र गुजरात का। मेरे ग्रैंडफादर ने, सभी पुलिस अफसर को पूछा गया आप किस राज्य में जाना चाहते हैं, तो मेरे ग्रैंडफादर ने कहा नहीं, मैं, नाना ने कहा नहीं, मैं तो महाराष्ट्र का हूं, मैं यहीं रहूंगा। मोरारजी देसाई के साथ उन्होंने काम किया था 50 के दशक में प्रोहिबिशन में एज कमिश्नर मुंबई, वन ऑफ द प्रोहिबिशन एंटी प्रोहिबिशन कमिश्नर्स या टू स्टॉप प्रोहिबिशन। उस समय मोरारजी देसाई ने 1960 में उनको फोन करके कहा
कि पंत आपको गुजरात आना है, क्योंकि हमारे बहुत कम गुजराती पुलिस अफसर है, बड़े पुलिस अफसर बहुत कम है, आप आइए प्लीज। और इसी वजह से उन्होंने मुरारजी देसाई के प्रेशर में आके वो बड़ौदा और फिर अहमदाबाद गए, और उन्होंने कहा जो मुझे प्यार गुजरात में मिला है मुझे शायद महाराष्ट्र में नहीं मिलता। और आज मैं ये भी कहूंगा कि आप हमें देखते हैं, राजदीप की एक इमेज बन गई है एंटी मोदी या इस तरह से। मैं अभी भी कहूंगा नरेंद्र भाई से मेरी बड़ी पुरानी वी हैव अ लॉन्ग रिलेशनशिप, एंड व्हेनेवर आई कम टू अहमदाबाद मुझे लोग इतना प्यार देते हैं, आई लव दैट प्लेस। चलिए बस अच्छा अजय उमर जी, सच्चाई बोल, अरे भैया आपको खूब प्यार है पूरे देश में। गुजरात इस बार आपके दौरे पर, You know, Narendra Bhai is a gentleman. He does not hate anyone. We are Gujaratis. We believe in inclusivity. ग्रेट। अजय उमर जी, एक सेकंड, अरे भाई थोड़ा नेता लगनी के विषय पर आते हैं। दीपल बेन, आपसे टिप्पणी चाहूंगा, ये जो बार बार नरेश पटेल किस तरफ जाएंगे इस पर बात हो रही है, और आम आदमी पार्टी की क्या संभावनाएं हैं? मुझे आम आदमी पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है अभी। उनका ज्यादा प्रेस नोट पॉलिटिक्स चल रहा है, सोशल मीडिया पॉलिटिक्स चल रहा है, ग्राउंड रियलिटीज आर डिफरेंट, and I doubt if people of Gujarat would really repose faith in Aam Aadmi Party as much as it is being described today, number one. Number two, I just wanted to add one thing about C.R. Patil, that C.R. Patil is the only BJP leader who has money power, muscle power, and the masses with him. That is the reason he's feared or he's obeyed very politely by everyone. Regarding Naresh Patel, he's very popular, a Patel leader, and his inclusion in any party would make any other Patel leaders insecure. That is a matter of fact. इसीलिए नरेश पटेल का कोई भी पार्टी में ज्वाइन होना, वो दूसरे जो पटेल कम्युनिटी के लीडर्स होंगे, वो आम आदमी पार्टी में गोपाल इटालिया हो, बीजेपी में भी काफी सारे पटेल है, कांग्रेस में हार्दिक पटेल है, उनको इनसिक्योरिटी दे सकता है। कई लोग मानते हैं कि नरेश पटेल लास्ट इलेक्शन जैसे लास्ट मोमेंट में बोल देंगे कि मैं पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करूंगा, बट अभी की हालत देखते हुए मुझे लगता है कि वो थोड़े दिन में डिसीजन ले लेंगे और कोई एक पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। वो प्रशांत किशोर के साथ डायरेक्ट टच में है, एंड हमें किसी सोर्स ने बताया है कि ही इज क्वाइट विलिंग and he is very friendly with Prashant Kishore these days. So the coming days will determine, but Gujarat elections are going to be very interesting, and the main contest will be between Congress and BJP if Aam Aadmi Party, because I heard कि अरविंद केजरीवाल अभी घर ढूंढ रहे हैं कि वो आके इधर रहे थोड़े वीक्स प्रचार करने के लिए, तो वो देखना होगा कि आम आदमी पार्टी क्या इम्पैक्ट दिखाती है। ऑलराइट, थैंक यू दीपल बेन। गोपी, योर टर्न। द फिनोमेना और द फैक्टर ऑफ नरेश पटेल और आम आदमी पार्टी की संभावनाएं, देन आई विल कम टू यू राजीव। देखिए सौरभ, सबसे बड़ी बात आम आदमी पार्टी की फैक्टर की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने गुजरात में उन मुद्दों को उठाया, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो या एक प्राइमरी इशू यानी प्राथमिक आरोग्य का मुद्दा हो, ये दोनों मुद्दे पे कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरती हुई दिखी है आम आदमी पार्टी। शिक्षा के मुद्दे पे तो यहाँ तक कि जो शिक्षा मंत्री ने बयान दे दिया था उस पे पूरा बवाल खड़ा हो गया था। मनीष सिसोदिया खुद यहाँ आए थे, जीतू वाघानी ने जो कह दिया था जिसको नहीं पढ़ना है वो बाहर चला जाएगा, नहीं पढ़ना है वो बाहर चला जाए, बिल्कुल। और उसी मुद्दे को लेकर तो मनीष सिसोदिया बाद में फिर गुजरात आए, गुजरात में स्कूलें देखी, वो उनके खुद जीतू वाघानी के इलाके में गए, और प्रधानमंत्री आप देखिए भावनगर में शिक्षा मंत्री का चुनाव क्षेत्र है, वहां गए, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री आए तो कहीं पे भी विद्या समीक्षा केंद्र का उनका दौरा नहीं था, उसे अचानक प्लान किया गया कि वो वहां पे जाए। और प्रधानमंत्री ने जब स्टेटमेंट दिया तो प्रधानमंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया कि मैं हर राज्य के शिक्षा मंत्री को कहूंगा कि वो गुजरात में आके विद्या समीक्षा केंद्र जो बनाया गया है उसका दौरा करे। तो कहीं ना कहीं गुजरात के मॉडल को बेस्ट बनाने की कोशिश की गई। जो आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए कि शिक्षा का मॉडल यहाँ पे पूरी तरीके से चरमराया गया है, वहां पे प्रधानमंत्री ने उसका काउंटर किया
शिक्षा मंत्री आज भी नहीं बोलते इस मुद्दे पर। नरेश पटेल की जहां पे बात है, नरेश पटेल को लेकर जो मेरे सोर्सेस है वो ये बता रहे हैं कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। वो लगातार, उनका झुकाव भले ही कांग्रेस की ओर है, लेकिन गुजरात में सत्ता बीजेपी की है। कहीं ना कहीं अगर भले ही वो बार बार ये अनाउंसमेंट कर रहा है कि मैं अनाउंस करूंगा कि मैं किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ूंगा, लेकिन उनकी जो कुछ शर्तें हैं शायद हो सकता है कि उसको कांग्रेस आला कमान मानने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनको एज ए सीएम फेस अनाउंस कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के जो लीडर है वो ये कहते हैं कि गुजरात में इस तरीके का या कांग्रेस में इस तरीके का पार्टी में लीडर चीफ मिनिस्टर फेस अनाउंस करने की कोई परंपरा नहीं है। तो ये जो श्योरिटी है वो नरेश पटेल को नहीं मिल रही है, और जरूरी नहीं है कि नरेश पटेल कांग्रेस के साथ जुड़ जाए तो कांग्रेस चुनाव जीत जाए, क्योंकि भले ही पाटीदारों का बड़ा चेहरा है, पाटीदारों का एक बड़ा नाम है, उनके साथ दूसरा समर्थन है, लेकिन नरेश पटेल का जो इम्पैक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ सौराष्ट्र की कुछ सीटों पे देखने मिलेगा। लेकिन नॉर्थ गुजरात की अगर बात की जाए, सेंट्रल गुजरात की बात की जाए, आदिवासी 27 सीट है, और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वो गठबंधन बीटीपी के साथ करने जा रही है। लगातार वो अब बीटीपी को इनवाइट कर रही है कि छोटू वसावा आए और उनके साथ जुड़े। बीटीपी ने भी इसको लेकर गुजरात में एक मीटिंग की है, और लोगों का, उनका जो आदिवासी लीडर्स है उनके साथ उनकी बातचीत चल रही है कि क्या करे, वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े या ना जुड़े। अगर आम आदमी पार्टी के साथ बीटीपी जुड़ती है तो एक पूरा संगठन, जो आदिवासी संगठन है, वो सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा, और उसका फायदा जो है वो अल्टीमेटली ना कांग्रेस को होगा ना आम आदमी पार्टी को होगा, उसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि वो वोट को बांटने का काम करेंगे। अब तक ये था कि आदिवासी वोट जो है वो कांग्रेस के पास जाते हैं, लेकिन अगर बीटीपी आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता है और यहाँ पे साथ में चुनाव में उतरते हैं तो वोट बटेगा, वो कांग्रेस के पास भी नहीं जाएगा, वो बीटीपी के पास भी नहीं जाएगा, आम आदमी पार्टी के पास भी नहीं जाएगा, वो सीधा बीजेपी को अल्टीमेटली उसका इफेक्ट होगा। क्योंकि 27 सीट है आदिवासियों की, जिसमें पिछले चुनाव में 2017 की बात की जाए तो 16 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, और वैसे में इस बार ये पूरा खेल बदल सकता है। आप देखिए सीआर पाटिल का जो प्लानिंग है, इट्स अ माइक्रो प्लानिंग। वो 150 सीट की बात कर रहे हैं, 150 सीट कैसे आएगी, वो वोट को अभी से डिवाइड करने में लगे हुए हैं कि कहाँ पे कांग्रेस को कितने वोट मिले थे, वो वोट को कितना डिवाइड करना है, कैसे करना है, क्या करना है, दैट्स अ माइक्रो प्लानिंग जो सीआर पाटिल कर रहे हैं, और वही उनको 140 150 का उनका जो ग्राफ है वहां तक ले जाएगा। सौरभ देखिए जी, राजदीप जी क्लोजिंग रिमार्क। देखिए दो बातें, पहले आम आदमी पार्टी, आप देखिए गुजरात की राजनीति है ना, ज्यादातर टू पार्टी रही है। बीजेपी अब तो 50% की भी पार्टी बन गई थी गुजरात में, लेकिन ज्यादातर 45-46% भी बीजेपी को, और कांग्रेस को करीब 38-40% तक आते थे। थर्ड पार्टी के लिए जगह गुजरात में बहुत कम थी। अब आम आदमी पार्टी अगर वो जगह लेना भी चाहती है तो वो तभी ले सकती है जब कांग्रेस बहुत कमजोर हो जाए। अगर कांग्रेस कमजोर लगातार एक इलेक्शन के बाद होती है तो जरूर मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को चांस है। जैसे हम देख रहे हैं हर राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर होती जाती है वहां आम आदमी पार्टी के लिए स्पेस बढ़ता है। आज तक जो आम आदमी पार्टी ने जहां डेंट किया है वो ज्यादा शहरी इलाकों में रहा है, सूरत में, गांधीनगर में, इन इलाकों में। ग्रामीण इलाकों में आपको गुजरात की राजनीति में क्या आप तुरंत उस तरह का बदलाव ला सकते हैं, उतना चेंज, एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूड हो सकता है? नहीं। जैसे आपने एक शब्द यूज किया था स्टार्ट में, गुजरात एक पार्टी स्टेट बन गया एक तरह से बीजेपी का, या आप कहिए बीजेपी की वो ओरिजिनल हिंदुत्व लेबोरेटरी रही है। ऐसे राज्य में मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का तुरंत एक तरह से एज मेन राइवल टू बीजेपी मुझे इस चुनाव में नहीं नजर आता। अगर इसी तरह से आम आदमी पार्टी बढ़ती जाए तो शायद हो सकता है इन द फ्यूचर, अगर कांग्रेस कमजोर होती जाए। नंबर 1। नंबर 2, वेरी इंटरेस्टिंग, नरेश पटेल। देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट, एक फिलैंथ्रोपिस्ट जिसकी बड़ी ट्रस्ट है। आप हमेशा, हम लोग पटेल की बात करते हैं, ये हमारे दर्शकों के लिए इंपॉर्टेंट है। गुजरात में, और गोपी जी करेक्ट कर सकती है, दीपल बेन करेक्ट कर सकती है कि 16-17% पटेल वोट है, जिसमें 12% लेवा पटेल है और 5% कड़वा पटेल है। नरेश पटेल लेवा पटेल से आते हैं।
हार्दिक भाई इज नॉट फ्रॉम द लेवा पटेल कम्युनिटी. सो नरेश पटेल के पास जो मेजॉरिटी जो 12% है उनके वो लीडर बन सकते हैं. और ये प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को प्रपोजल दिया है कि व्हाई डोंट यू प्रोजेक्ट नरेश पटेल एज इधर सीएम फेस, और इस तरह से यह माहौल बना दीजिए कि अगर हम चुनाव जीते तो शायद नरेश पटेल बन जाए. नरेश पटेल इंडस्ट्रियलिस्ट है. क्या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आज की तारीख में गुजरात में नरेंद्र मोदी को टक्कर या भाजपा को टक्कर दे सकता है? वुड दे रियली रिस्क इट? जिस तरह से वातावरण है मुझे उस पर शंका है. लेकिन पीके का आइडिया है प्रशांत किशोर का, और इसके पीछे और एक व्यक्ति है, अशोक गहलोत. आप जानिए अशोक गहलोत 2017 में राजस्थान के मुख्यमंत्री वॉज इन चार्ज ऑफ गुजरात कैंपेन. रघु शर्मा जो आज वहां कांग्रेस के सेक्रेटरी है, इंचार्ज प्रभारी है, वो राजस्थान से आते हैं, अशोक गहलोत के करीबी है. इन्होंने पीके को एक तरह से, मैंने जो सुना है, अशोक गहलोत की बड़ी भूमिका रही है कांग्रेस लीडरशिप को कन्विंस करने की प्रशांत किशोर को पार्टी में लीजिए. ही कैन बी अ यूजफुल स्ट्रेटेजिस्ट. ही हैज द माइंड टू टेक योर पार्टी फॉरवर्ड. अब वही अशोक गहलोत भी नरेश पटेल को पार्टी में लाना चाहते हैं. अब क्या नरेश पटेल वाकई अपने इंडस्ट्रियलिस्ट की जो इमेज है उसको छोड़ के एक पार्टी मैन बनेंगे? वही मुझे पता चला है कि आम आदमी पार्टी ने उनको अप्रोच किया था. यह भी चर्चा थी कि क्या आम आदमी पार्टी नरेश पटेल को पंजाब से राज्यसभा चुनाव के लिए एक नॉमिनेट करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी चाहती है कि हमें एक बड़ा पटेल फेस मिले. तो नरेश पटेल इज द मोस्ट वांटेड टुडे आउटसाइड द बीजेपी लीडरशिप. इफ देयर इज एनी अदर फिगर, वो नरेश पटेल है. लेकिन आज की तारीख में जहां बीजेपी इतनी डोमिनेंट फोर्स है गुजरात में, क्या कोई व्यक्ति रिस्क लेगा, खास करके इंडस्ट्रियलिस्ट? इस पर क्वेश्चन मार्क है. बट पीके इज ट्राइंग. अशोक गहलोत हैज बीन ट्राइंग. बट आई थिंक द कांग्रेस, देखिए कांग्रेस में यही तो प्रॉब्लम है. बीजेपी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑल इट्स प्लानिंग. सीआर पाटिल इज ऑलरेडी डूइंग, एज गोपी बेन सेड, द माइक्रो मैनेजमेंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्शन. कांग्रेस इज स्टिल डिसाइडिंग नरेश पटेल को ले, हार्दिक पटेल का क्या होगा, सबको कैसे मैनेज करेंगे, भरत सोलंकी का क्या होगा, वहां भी अन्य नेता है, अमित चावड़ा, शक्ति सिंह गोयल, अर्जुन मोडवाडिया, सिद्धार्थ पटेल, इनका क्या होगा. सो कांग्रेस रिमेन्स इन गुजरात पर्टिकुलरली हाउस डिवाइडेड. आम आदमी पार्टी इज न्यू किड ऑन द ब्लॉक. मुझे नहीं लगता अभी तक उनमें वो शक्ति है कि आप पूरी तरह से ओवरनाइट गुजरात में जाकर वही इंपैक्ट करें जो बाकी राज्यों में कर सकते हैं. रिमेंबर, पंजाब आम आदमी पार्टी 1 सीट्स इन 2014, 2014 में भी उनके एमपीज 4 बने थे, तो उनको 8 साल लगे हैं. और वहीं मुझे लगता है भाजपा को इवन आफ्टर मोदी कोई बड़ा नेता तो नहीं मिला गुजरात का, बट यू हैव फाउंड एन इलेक्शन मैनेजर इन सीआर पाटिल एंड यू हैव द संगठन. जब तक आपके पास वो संगठन है, बीजेपी को हराना गुजरात में मुश्किल है. नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल तो बहुत है. सो आई वुड से गुजरात इन 2022 फुल एडवांटेज एट द मोमेंट टू द भारतीय जनता पार्टी. ऑन दैट नोट जी गोपी सौरव, एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ. जो चीज राजदीप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी का फैक्टर अगर आप देखने जाएंगे गुजरात के अंदर, तो गुजरात में बीजेपी जिस तरीके से रैलियों में जाके भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाती है, राष्ट्रवादी खुद को साबित करती है, आम आदमी पार्टी भी वैसे ही खुद को राष्ट्रवादी साबित करती है. आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हमें 2022 में नहीं जीतना है, हम हमारा टारगेट 2027 के लिए वो मुख्य विपक्षी दल बनना चाहते हैं. बिल्कुल. और वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस खत्म होती जा रही है गुजरात के अंदर, वैसे आम आदमी पार्टी धीरे धीरे छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है. और उसका जो असर है, क्योंकि बीजेपी के जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि उनको कांग्रेस से ज्यादा खतरा नहीं है, उनको खतरा आम आदमी पार्टी से है. भले ही 2022 में 150 सीट के साथ कांग्रेस जीत जाए, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी 30 साल की हो जाएगी. तब क्या करेंगे? तब लोग जो चॉइस है वो कांग्रेस नहीं आम आदमी पार्टी की होगी, और 27 में आम आदमी पार्टी यहाँ पे सरकार बना सकती है. तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल भी यही प्लानिंग करे, और बीजेपी जो है वो भी लगातार यही प्लानिंग कर रही है. आज एक नेता से मेरी बात हो रही थी जिग्नेश मेवानी को लेकर, और ये कहा कि जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी हुई है. तो जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी, और उसने मेरे को ये कहा बीजेपी का नेता है, उसने मुझे ये कहा कि ये गिरफ्तारी इसलिए हुई, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो दलित वोटर है, जो आदिवासी वोटर है, जो आम आदमी पार्टी की ओर डाइवर्ट हो रहा था, वो कांग्रेस के साथ बना रहे.
इसलिए जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से ज्यादा डर है बीजेपी को, ना कि कांग्रेस से। और कांग्रेस कहीं ना कहीं गुजरात में कहा जाता है सौरभ की कांग्रेस मैनेजेबल है। और इससे एक बात जुड़ी हुई है, गुजरात इज वन ऑफ द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट, वहां शहरीकरण जो है सबसे अमंग द लार्जेस्ट इन द कंट्री। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि एक तरह से अगर एजुकेशन हेल्थ पर फोकस हो। आप ये बताइए, वो चाहते आपको मीटिंग में क्या, वो आप बताते नहीं हो यहाँ नेता नगरी में? केजरीवाल क्या नहीं, मिल के आप आ जाते हो, गुजरात को लेके क्या प्लानिंग कर रहे हैं वो बताते नहीं हो आप। जो थ्योरी है वो आप बताते हो। नहीं, मैं आपसे एक आखिरी में कहता हूं, मैंने मेरी शुरुआत प्रिंट जर्नलिज्म में की। प्रिंट जर्नलिज्म में ऑफ रिकॉर्ड एक चीज हुआ करती थी। चलिए आपको ऑफ द रिकॉर्ड में नहीं आप जानिए ये, क्योंकि आप लोग डिजिटल के जमाने से आते हैं और बीच में टीवी, राजदीप जी टीवी में नहीं एक मिनट, हाँ। दर्शकों के लिए टीवी में क्या होता है, आपको जाकर बाइट लेनी पड़ती है। जब तक आपको बाइट नहीं मिले या कोई अपनी बात अपने कैमरा के सामने नहीं कहे, आपको विश्वास नहीं होता, एडिटर को विश्वास नहीं होता क्या वाकई उसने कहा है। डिजिटल में मैं नहीं जानता आप लोग क्या करते हैं, लेकिन प्रिंट में हम सोर्सेज से कहते थे, पुराने काल में सोर्सेज क्लोज टू अरविंद केजरीवाल, सूत्रों के मुताबिक। इनफैक्ट एक हमेशा हम कहते थे कि सोर्सेज की जर्नलिज्म में जो प्लांटिंग हुआ करती है कि यार बगीचे की तरह की किसी के नाम पर आपने खबर छाप दी, ये प्रिंट के जमाने में होता था। अब अरविंद केजरीवाल ने मुझे क्या कहा, किस मीटिंग में कहा, मैं क्यों आपको कहूं, मैं क्यों आपको बताऊं? अरे ठीक है, मत बताइए। आज आपका बर्थडे है इसलिए। अरे महाराज, ये बर्थडे कहां से आ गया इसमें? वैसे मैं आपको बता दूं सूत्रों के मुताबिक, और ये मुझे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एनो बर्थडे छे आज हैप्पी बर्थडे पार्टी आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अहमदाबाद नो हलवा पार्टी दो, पार्टी बिल्कुल, हलवा मोकली दो। मैं बहुत जल्दी, सौरभ आप अहमदाबाद आइए तो आपको फाफड़ा जलेबी की पार्टी बिल्कुल पक्का, मैं जल्द आऊंगा। बेस्ट मटन समोसा भी। अहमदाबाद एक ऐसी जगह है जहां एक रास्ते पर आपको वेज पिज्जा पाइनएप्पल के साथ मिलता है और अगले रोड पे बेस्ट मटन समोसा मिलता है। You mentioned the food and look at the face of Rajdeep Sarasai. Anyways, on that note, हम लोग ये नेता नगरी आगा शेखर की जगह में बेस्ट गुजराती थाली भी आपको खिलाएंगे। All right, thank you so much. और मोदी जी और अमित शाह जी को भी बुलाएंगे। बढ़िया, CR पाटिल को, बढ़िया, और हार्दिक को। हजारों ख्वाहिशें ऐसी। ऑन दैट नोट नेता नगरी का ये सत्र खत्म करते हैं, और जाने से पहले सूत्रों के मुताबिक जो बात बताने का चलन है, एक बात बता देता हूं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक मेंबर ने बताया कि हरियाणा में जब कांग्रेस का रिवाइवल कैसे हो इसके लिए मीटिंग हुई, सारे वॉरिंग फैक्शंस को बुलाया गया और जमकर खुलकर लोगों ने एक दूसरे की लानत मलानत की। नतीजा भी कुछ नहीं निकला। आप वर्किंग प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे, हमने एक नेताजी को कहा बधाई हो, आप वर्किंग प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, एकदम खफा हो गए, बोले भाई साहब शुभ शुभ बोलिए, हमको वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं बनना है तो पूरा प्रेसिडेंट बनना है। हार्दिक पटेल भी ऐसी वर्किंग प्रेसिडेंट बना के पंजाबी लहजे में गए तो खुड्डे लाइन कर दिए गए। नेता नगरी में ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड राजनीति पर चर्चा यूं ही चलती रहेगी। आज का शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। हम चले छुट्टी पर, 2 हफ्ते बाद मुलाकात होगी, लेकिन मेरे साथी निखिल इस कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे। शुक्रिया।